एक बफर ले रहा है, राइट राइट राइट, हाँ ना, हाँ। अच्छा, ये बफर लेता ही है ये हमेशा? हाँ सर, बफर लेकर कुछ सेकंड का बफर है। अच्छा वो बफर लेके ना फिर जब एग्जिट ठीक है, चलो मैं एक बार वापस ट्राई कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। एक बार ना ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी कंफर्म करोगे फ्रॉम योर पोर्टल। आपके पास चैट बॉक्स है, राइट? तो राइट हैंड साइड पे यू नीड टू कंफर्म ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। हाँ, बिकॉज ये थोड़ा सा नया पोर्टल है, सो टुडे ऑनवर्ड जो हम लोग थोड़ा सा एक नया पोर्टल के ऊपर शिफ्ट हुआ है, सो दिस विल बी द फर्स्ट क्लास ऑन दिस न्यू पोर्टल। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिले भी हो गया हमारी तरफ से, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, बट ऑडिबिलिटी सॉरी विजिबिलिटी एंड ऑडियो ऑडियो जो ठीक है कि नहीं, इसको एक बार कंफर्म करोगे? ठीक है, परफेक्ट, गुड, नो प्रॉब्लम। शोभित यार ठीक है, बट एक बार देख लोगे? ओके, वो ऑप्शंस तो आ नहीं रहे वैसे, बाद में रिकॉर्डेड सेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्लास के बाद चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, और वो वाला पोर्टल अभी तक खुला है, वो वॉइस ओवर डाउट वाला, या नहीं अभी तक? अभी नहीं, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यदि नया पोर्टल है ना, तो हैंडल करने में 1-2 दिन लगेंगे हम लोगों को भी थोड़ा समझने में इसको, ठीक है? बट चलो, इन एनी केस आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से कंफर्म करोगे? ठीक है, ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी इज इट फाइन? कोई इशू नहीं है? जस्ट नीड टू टाइप इट आउट गाइस, यू नीड टू टाइप इट आउट कि एवरीथिंग इज विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। नो, नॉट एट ऑल, कुछ तो गड़बड़ है। वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब चल नहीं रहा है ठीक से ना? नया वाला पोर्टल है, कुछ इश्यूज तो होंगे इसमें पहले दूसरे दिन। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को कंफर्म करोगे प्लीज? एम आई विजिबल एज वेल एज ऑडिबल? yes, am I visible as well as audible? yes, finally, perfect, right? everything fine now, अब कोई इशू नहीं है, राइट? ऑडिबिलिटी भी ठीक है, सुनाई दे रहा है ठीक से, विजिबिलिटी ठीक है, सुनाई दे रहा है ठीक से, दिखाई दे रहा है ठीक से, परफेक्ट, गुड, ओके। सो चलो, फाइनली, थैंक गॉड, ओके। सो अगेन, ओके, अपोलोजाइज फॉर ऑल दिस मैसअप यार। ये आज एक्चुअल में वी आर शिफ्टिंग टू सम न्यू पोर्टल, तो ये अगले 2-3 दिन ना दिक्कत होने ही वाली है। whenever we shift to न्यू पोर्टल, ये थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे गड़बड़ देने वाला बात हो ही जाता है, बट 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें जो इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? यस, ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दिस विल बी द सेकंड ओरिएंटेशन। आई गेस सम ऑफ यू माइट हैव मिस द फर्स्ट ओरिएंटेशन। तो उसका जो है रिकॉर्डेड वर्जन आपके पोर्टल, अभी 1 मिनट रुकना, रिकॉर्डेड वर्जन जो आपके पोर्टल के ऊपर आ गया होगा, ठीक है? तो विल स्टार्ट द क्लास नाउ। व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? तो अभी चालू करेंगे। एक बार ना फोकस ठीक से चेक करना, बस 1 मिनट के लिए अभी, ठीक है? ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, सेट है, ठीक, चलेगा, चलो, ओके। तो विल स्टार्ट, बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपका कोई जनरल डाउट होगा देन यू विल टाइप इट आउट, ठीक है? सो लास्ट सेशन में जो जो अटेंड किए थे उनको मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी 2 काइंड ऑफ द डाउट्स। पहले तो आप एक टाइप आउट करोगे थ्रू आउट योर लेक्चर, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू द एक्सेस फॉर द वॉइस ओवर डाउट। बट अनफॉर्चुनेटली जो नया पोर्टल है उसमें अगले 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा वॉइस ओवर डाउट जो है पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो वट एवर डाउट्स दैट यू माइट बी हैविंग उसको थोड़ा सा टाइप आउट कर लेना, बट 1 हफ्ते भर में इसमें फीचर ऐड करवा देंगे ये लोग, टेक टीम, कि वॉइस ओवर डाउट जो है ले पाए, ओके? तो लेट्स बिगिन देन, ठीक है? एनी डाउट गाइस? पहले कोई जनरल डाउट होगा तो बताओगे, एंड देयर आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेरी रिलेटेड टू द कोर्स और समथिंग एल्स, अगर कुछ भी रहेगा, आई विल गिव यू अ मिनट, यू नीड टू टाइप इट आउट, ठीक है? अदरवाइज विल मूव टू द सेकंड ओरिएंटेशन। जो लास्ट ओरिएंटेशन है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल बेसिकली ये जो है हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसका एक जनरल अप्रोच मैंने आपको बताया था, डूज एंड डोंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू दी सेकंड ओरिएंटेशन। एग्जैक्टली सोर्सेज के ऊपर हम लोगों को जाना है, तो थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से सोर्सेज जो आपको पता होने चाहिए, आपको समझने भी पड़ते हैं, तो वही हम लोगों को देखना है। माई PDFs आर मोर देन सफिशियंट, ठीक है? व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर PT हिस्ट्री? नथिंग। आप ऑप्शनल का कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो ऑप्शनल के जो हमारे लेक्चर्स है वही वाले जो लेक्चर्स है वो काफी रहेंगे आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? या 20 को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। 20 को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है मतलब समझा नहीं संस्कार में, ओके? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। 20 को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है?
हाउ टू रिटेन ऑल द कंटेंट, बेटा हाउ टू रिटेन ऑल द कंटेंट में एक ही ये होता है, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम पॉसिबल रिवीजन है, वो करने के बाद ही आपका कंटेंट जो है आपको मेमोराइज होना जो है चालू हो जाएगा। ओके, यस। एंड फॉर मेंस, ऑब्वियसली फॉर मेंस भी सारा, क्या देखो ऑप्शनल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपका प्रीलिम्स भी कवर अप हो जाता है, देयर आफ्टर मेंस का जीएस वाला पार्ट भी कवर अप हो जाता है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स गाइस। ओके, यस सर, विल द प्रीलिम्स आल्सो बी कवर्ड? यस एब्सोल्युटली राइट। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते ही इतना ऑप्शनल में कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको प्रीलिम्स में फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, या चलो गुड। यूट्यूब वाला सीरीज इज फॉर द जीएस कैंडिडेट, इट इज नॉट फॉर द ऑप्शनल कैंडिडेट, राइट। सो आप उसके ऊपर वहां पे ध्यान नहीं दोगे ज्यादा, दैट इज जस्ट फॉर द ओपन पीपल, ओपन कैंडिडेट जो जीएस के लिए है, राइट। वो जीएस पर्सपेक्टिव से बनाया मैंने, ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया है। ओके, या सो प्लीज सजेस्ट एनी स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन। पहले भाई स्ट्रेटेजी बनाओ पढ़ने की, रिवीजन जो है बाद में किया जाएगा, पहले पढ़ोगे तो सही। मैंने मार्केट में बहुत टाइम पे देखा है कि मिसनोमर है कि भाई पहले ही दिन से रिवीजन चालू करो, ये घटिया चीज है बेटा, ऐसे रिवीजन नहीं होती है। आप वीकली एक रिवीजन, मंथली एक रिवीजन अगर लगाने बैठोगे ना तो आपकी पढ़ाई कभी नहीं होने वाली है। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि वीकली एक रिवीजन लगानी है, मंथली दूसरी रिवीजन लगानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो बेसिकली आपकी जिंदगी में कम से कम जो है बेयर मिनिमम इफ वी टॉक, ये 1.5 से 2 साल चलने वाली है। यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स अगले मई में होगा, जिसका रिजल्ट अगले अप्रैल में आएगा। सो एट एनी गिवन टाइम आपका जो प्रिपरेशन का जो मोड होता है वो कम से कम 2 साल के लिए रहता ही रहता है। एंड ये जो 2 साल के लिए जो प्रिपरेशन का आपका मोड रहेगा, ये 2 इयर्स में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई जो आपका ये है, दैट इज बेसिकली रिवीजन वाला जो एस्पेक्ट जो है, ये रिवीजन एस्पेक्ट आपको कभी भी वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे नहीं करना है। टॉकिंग ऑफ रिवीजन, रिवीजन हमेशा रीडिंग मोड में होनी चाहिए। रीडिंग मोड में मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको पहली रीडिंग लगानी है, सेकेंड रीडिंग लगानी है, एंड देयर आफ्टर थर्ड रीडिंग जो है वो लगानी है। तो से फॉर एग्जांपल टेक एन हिस्ट्री ऑप्शनल इटसेल्फ। ना जब हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हो देन आपका पहला प्राइमरी टास्क क्या होता है, रिटेंशन नहीं होता है। आप बहुत सारा डाटा पढ़ोगे इसमें, आप बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इसमें पढ़ोगे। एंड प्राइमरी फोकस जो है अगर आपने रिटेंशन के ऊपर रखा, मतलब भाई याद कर लेते हो, मैं रट लूंगा, मेमोराइज कर लूंगा, तो वो चीज इसमें नहीं होने वाली है। ये चीज थोड़ी सी आप समझो। आपको सबसे पहला और प्राइमरी फोकस जो देना पड़ता है वो फर्स्ट रीडिंग होती है। ये फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है भाई, तो पहले रीडिंग में जो आपको ब्रॉडर होराइजन समझने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री से चालू करने वाले। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। अब अराइवल ऑफ द यूरोपियंस मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आप ये फटाक से उसी दिन बैठ के रटना चालू कर दोगे देन ऑब्वियसली बाय हार्ट जो आपसे नहीं होने वाला है। एंड बाय हार्ट होगा नहीं तो नहीं, ऊपर से आप खाली पीली इन डीप जो है वो जाना इसमें चालू करोगे। क्यों? बिकॉज अभी के लिए आपने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है, वैसे ही फिर मैं दूसरे दिन कोई दूसरा टॉपिक, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, 6 दिन 6 टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप डीप चले जाते हो और बाय हार्ट करना जो है चालू कर दे, विच इज नॉट द केस विथ यूपीएससी। ये आपका 10-12 का एग्जाम जो था उसमें सिर्फ चल जाती थी। अभी आपको बेसिकली क्या करना है कि पहले रीडिंग में आपको ब्रॉडर हॉराइजन्स ऑफ द सब्जेक्ट समझना, आपको समझना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक है। देयर आफ्टर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक है। देयर आफ्टर वी आल्सो हैव टू सी कि एंशिएंट इंडिया में क्या क्या है, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू सी कि भाई ये जो सॉरी एंशिएंट इंडिया में क्या है, देयर आफ्टर फिर मीडिएवल इंडिया में क्या क्या चीजें जो है वो सारी चीजें जो हम लोग को समझनी पड़ेंगी। एंड जब हम लोग मॉडर्न इंडिया, देयर आफ्टर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर एंशिएंट इंडिया एंड देयर आफ्टर मीडिएवल इंडिया, ये सारा जब एक बार पढ़ लेंगे तब जाके यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द वाइज डिसीजन। वाइज डिसीजन मतलब कौन से टॉपिक में कितनी चीजें याद रखनी है, कौन से टॉपिक में कितना एनालिसिस जो हम लोग को करना है। एंड दैट्स आपका जो प्राइमरी टास्क जो रहने वाला है, इट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट रीडिंग। ये जो फर्स्ट रीडिंग आप करोगे, ये फर्स्ट रीडिंग में आपको यही हॉराइजन पढ़ने हैं। तो अगले 5 महीने जब तक हमारा एक कोर्स चल रहा है, तो ये 5 के 5 महीने बस आपको हिस्ट्री जो है एक बार पढ़नी है। इसमें आपको चीजें याद रहेंगी? एब्सोल्युटली नहीं रहेंगी। कंसेप्ट याद रहेंगे? एब्सोल्युटली नहीं रहेंगे। बिकॉज वंस यू हैव डन विद द एंटायर रीडिंग, पूरे 5 महीने में आपने पूरा का पूरा एक बार पढ़ लिया, तब जाके फिर आपको करनी पड़ती है सेकेंड रीडिंग। एंड फिर ये सेकेंड रीडिंग में जो है बेसिकली आपको जो है रिटेंशन के ऊपर ध्यान देना है। रिटेंशन के ऊपर ध्यान देना मतलब आपने 5-6 महीने में पूरी हिस्ट्री ऑफ समझ ली, एंड जब आप पूरा इतिहास पढ़ लेते हो देन यू आर इन अ पोजीशन कि भाई आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये चीजें आपको थ्रू आउट कोर्स में बताते भी रहूंगा,
एंड आप खुद भी अपने लेवल पे समझ जाओगे, बिकॉज PYQ हम लोगों को करने हैं। आप टेस्ट सीरीज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ आंसर में यहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन भी लिख के दिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक पैरामीटर ऑफ आंसर राइटिंग भी बताऊंगा। तो दैट्स होगा क्या, अननेसेसरी टॉपिक जो उसमें आप इन डिटेल नहीं जाओगे। जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो उसमें इन डिटेल जाना है क्या, नहीं जाना है। हर एक पॉइंट याद रखना है क्या, नहीं रखना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट से फॉर एग्जांपल गांधी, देन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को इन डिटेल जाना है क्या, देन यस जाना है। देयर आफ्टर हम लोग को चीजें याद रखनी है क्या, यस रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको थोड़ी सी अब समझनी पड़ेगी कि देयर इज फर्स्ट रीडिंग, देन देयर इज बेसिकली सेकंड रीडिंग, जहाँ पे आपको बेसिकली रिटेंशन के ऊपर जो फोकस करना है, एंड देन देयर कम्स द थर्ड रीडिंग। ये थर्ड रीडिंग जब आप करोगे तब जाके जो चीजें जो एक्चुअल में आपको मेमोराइज होनी जो है वो चालू होंगी। एंड जब तक ये चीज आप नहीं करोगे तब तक गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी कि आप डेली बेसिस पे जो चीज पढ़ रहे हो, अगर उसको सैटरडे या फिर संडे में बैठ के अगर आप बेसिकली रट्टा मारना चालू करोगे, देन फिर ऑब्वियसली गड़बड़ होनी ही होनी है। क्यों गड़बड़ होगी, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आप हर एक चीज जो रट्टा मारने जाओगे। एंड हिस्ट्री ऑप्शनल में मैंने पहले ओरिएंटेशन में आपको वही समझाने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री इज नॉट बाय हार्टेशन, हिस्ट्री इज मोर अबाउट एनालिसिस। एंड ये एनालिसिस का सारा जो क्रक्स या फिर कोर जो है मैंने आपको पहले वाले ओरिएंटेशन में देके भी रखा है। होप यू हैव सीन दैट लेक्चर ईदर लाइव या फिर जो आपको रिकॉर्डेड मिला है उसमें। तो ये वाला जो सवाल जो है कि सर ये वाली स्ट्रैटेजी बताओ, रिवीजन, ये सारी चीजें बाद में होती है, पहले पढ़ने के ऊपर फोकस दो। कम से कम आपको 8 से 10 महीने जाएंगे पूरा का पूरा यूपीएससी पढ़ने में। एंड वो पढ़े बिना जो है आप बेसिकली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मतलब बेसिकली रिवीजन के ऊपर आप ना ही जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। यस, ओके, ठीक है, चलो गुड। देयर आफ्टर सो आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी ऑन रीडिंग एंड स्टफ पॉइंट। यस एब्सोल्युटली, फर्स्ट रीडिंग आप दोगे, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, तब जाके फिर चीजें जो है आपको आसानी से जो याद रहनी चालू हो जाएगी, राइट। क्लास कितने आवर्स का रहेगा डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे हमारे क्लास 3.5 से 4 घंटे का होता है, यूजुअली 1 to 4, 1 to 5 इसके बीच में हमारे क्लासेस रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं हर एक दिन दूंगा। तो 1 to 4 या फिर 1 to 5 दैट विल बी द नॉर्मल टाइमिंग। बट जैसे मैंने आपको परसों के ओरिएंटेशन में बताया हुआ था कि अभी के लिए तो ऑलमोस्ट टिल 25-26 जो ओरिएंटेशन ही चलने वाले हैं। तो ओरिएंटेशन लेक्चर जो है कम से कम 6 से 7 ओरिएंटेशन होते हैं हमारे, तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीजें हिस्ट्री ऑप्शनल की समझने की कोशिश करते हैं। एंड वही वाली चीज आज हम कर भी रहे हैं। ओके, यस नमन, यू हैव टू स्टिक टू द कोर्स ओनली। यस एब्सोल्युटली, ओके। एंड कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, रफली 5 to 6 months। ओके, तो 5 to 6 months लगेंगे। आपने हिस्ट्री को एक बार पढ़ के तो रखा है, एब्सोल्युटली राहुल, नो डाउट इन दैट। तो आपको हिस्ट्री एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। बट द थिंग इज दैट कि आपने ऑप्शनल में क्या किया क्या नहीं किया है, दैट आई रियली डू नॉट नो। तो दैट्स आप मेरे कोर्स को स्टिक करोगे। एज आई टोल्ड यू कि यार मुझे खुद को 300 प्लस मार्क्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आई नो कि बच्चा कहाँ पे फंबल करता है एंड कहाँ पे गड़बड़ कर देता है। तो आपको बेसिकली एक बार कोर्स देखना पड़ेगा जब हमारे लेक्चर चालू होंगे, एंड देन यू टेक द वाइज डिसीजन कि आपने जो पढ़ा है वो सच में पढ़ा है या फिर आपको और कुछ करने की उसमें जरूरत है। गॉट इट? यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर, बाकी और कोई डाउट नहीं है आपको, राइट? हाँ, डू वी नीड टू अटेंड हिस्ट्री लेक्चर फॉर इन P2I कोर्स? नो, नॉट एट ऑल आकांक्षा। अगर आपने वहाँ पे P2I में भी एडमिशन लेके रखा है तो वहाँ का हिस्ट्री आप स्किप कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़नी है। तो इसमें आपका प्रीलिम्स और जीएस का मेन जो दोनों कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यस, आई विल गिव यू अ मिनट मोर अगर कोई भी डाउट रहेगा तो, राइट। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव द वॉइस ओवर वाला पंगा एज ऑफ नाउ, तो उसको हफ्ता भर लगेगा और कम से कम, ठीक है। तो अभी के लिए तो जो भी डाउट रहेंगे यू विल कीप ऑन टाइपिंग, ठीक है। आई विल गिव यू अ मिनट मोर अगर कोई भी और डाउट रहेगा तो, अदरवाइज विल मूव टू द सेकंड ओरिएंटेशन। आज का जो बेसिकली दिस विल बी द सेकंड ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन मैंने मंडे को लिया था और मंडे को मैंने आपको शेड्यूल भी दिया था अगले 10 दिन का एग्जैक्टली क्या होना है क्या नहीं होना है। ओके, हाँ सर, ये नोट्स एंड पीडीएफ सफिशिएंट फॉर स्कोर गुड्स? यस एब्सोल्युटली, नोट्स पीडीएफ एज वेल एज मेरे PYQ के जो मैंने आपको मॉडल आंसर्स देने हैं, एंड उसके साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज, सिंस टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स, देन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ आपको करनी है। इट विल डेफिनेटली गिव यू मोर देन 300 प्लस मार्क्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यस, नमन आपने लिखा है ओवरऑल यूपीएससी कवरेज फॉर हिस्ट्री। इससे मैं क्या समझू बेटा, व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे हो ना आप, राइट? गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो क्या कि आपने लिख लिया ओवरऑल यूपीएससी कवरेज फॉर हिस्ट्री? 4 बार आपने लिख लिया, तो ऑब्वियसली इसके मैं समझू क्या भाई? कुछ क्वेश्चन पूछोगे
व्हाट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड ओवरऑल यूपीएससी कवरेज फॉर हिस्ट्री से। ठीक से सवाल टाइप आउट करो यार, कम ऑन, व्हाट्सएप चैट नहीं कर रहे हो तुम लोग, राइट? ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ? अगर ऐसे वाले आपने अगर कमेंट डाले तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, तो मैं आपके डाउट्स दूंगा ही नहीं, फिर वो आपका लॉस रहेगा, बराबर की नहीं? तो टाइप योर डाउट्स इन अ वेरी वेल मैनर्ड एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन डालोगे, दिस नॉट योर व्हाट्सएप चैट दैट यू आर डूइंग विद योर गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ? या ओके, चलो परफेक्ट, गुड, विल मूव टू द सेकंड ओरिएंटेशन देन, राइट? सो ओरिएंटेशन का जो पहला वाला पार्ट था, दैट इज लास्ट ओरिएंटेशन, जो हम लोगों ने मंडे को किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें समझी थी, एंड बेसिक चीजों का जो क्रक्स था वही था कि हिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। एंड हिस्ट्री में हमने देखा था कि हिस्ट्री में इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट, इट इज मोर अबाउट बेसिकली ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। एंड ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया जो है उसका मतलब क्या होता है? टू एनक्वायर। टू एनक्वायर मतलब जो पास्ट में हमारे इवेंट हुए हैं वो हमको पता कैसे चलते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, किसे फॉर एग्जाम्पल कि आज के टाइम पे अगर आई एम वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी, एंड नरेंद्र मोदी जी का मैं एकदम खासम खास आदमी हूँ, एंड अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, देन इज देयर एनी चांस कि मैं नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट कोई चीज यहाँ पे लिखूंगा ये बुक में, या फिर मैं नरेंद्र मोदी जी को उसमें क्रिटिसाइज करूंगा? एब्सोल्युटली नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैंने उनके अगेंस्ट कुछ लिखा, उनको क्रिटिसाइज किया, तो उनका हाथ जो मेरे सर पे वो चला जाएगा, एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट। एंड अगर हाथ चला गया तो भाई मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या फिर बाद में? मेरा तो रोजी रोटी ही उनसे अफिलिएशन में है। एंड दैट्स जब मैं किताब लिखूंगा तो उसके ऊपर सिर्फ मैं अच्छी अच्छी बातें ही करूंगा। अब 1000 साल बाद से फॉर एग्जाम्पल पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, एंड फिर किसी के हाथ में ये बुक लिख गया, निकल आ गया, तो पढ़ेगा तो वही सोचेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो काफी अच्छे आदमी थे 1000 साल पहले, इन्होंने कुछ बुरे काम किए ही नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। बट इज दैट द रियलिटी? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? बिकॉज जिसने बुक लिखा है उसके कुछ पर्सनल एफिलिएशंस थे, एंड वो पर्सनल एफिलिएशन वो बुक में अल्टीमेटली आपको दिखाई देंगे ही देंगे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द हिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई ये हिस्टोरिया, हिस्टोरिया जो ग्रीक वर्ड है जिससे ये हिस्ट्री वर्ड लिया भी गया है, उसका वही कहना है कि वी नीड टू एनक्वायर फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट के हमारे पास कुछ सोर्सेस है जो डिवाइडेड होते हैं आर्कियोलॉजी में एंड देयरआफ्टर फिर लिटरेरी सोर्सेस में। तो बड़े बड़े राजाओं ने बेसिकली जो है अपने लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाई होंगी, राइट? जैसे कि रेड फोर्ट आपने देखा होगा, कुतुब मीनार आपने देखा होगा। वैसे फिर एंशियंट टाइम में हम लोगों को कुछ सेटलमेंट मिली हुई है, जैसे आपने हड़प्पा की सेटलमेंट्स देखी होगी। तो ऑब्वियसली जब हम इनको सर्च करते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनसे कुछ चीजें डिराइव करने की कोशिश करती है, तो हम लोग को उस राजा के बारे में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ से फॉर एग्जांपल दिल्ली में रेड फोर्ट है। अब आप बोलोगे सर ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है, बट इससे हम लोग को पता क्या चला? भाई रेड फोर्ट तो रेड फोर्ट है, उसके ऊपर ना इन्होंने कुछ लिखा है ना कुछ किया है। बट इससे हमको एक चीज पता चलती है कि रेड फोर्ट जो है बेसिकली सैंडस्टोन से बना हुआ है। एंड ये सैंडस्टोन मतलब कौन सा है? देन ऑब्वियसली रेड सैंडस्टोन। एंड फिर अगर ये रेड सैंडस्टोन से अगर बना हुआ है, तो भाई इतने ज्यादा अमाउंट का रेड सैंडस्टोन दिल्ली में आया कहाँ पे? दिल्ली में तो भाई ये रेड सैंडस्टोन मिलता ही नहीं है। तो अगर ये रेड सैंडस्टोन दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो आया है। और फिर ये रेड सैंडस्टोन कहाँ पे मिलता है? देन ऑब्वियसली चुनार माइंस में, जो वाराणसी के अराउंड वाला एरिया है। मतलब दिल्ली के जो बैठे हुए मुगल थे उन्होंने वाराणसी वाला एरिया तो भाई अपने पास रखा हुआ ही था, तभी तो जाके ये रेड सैंडस्टोन इतने ज्यादा लेवल पे ये लोग ला पाए अपना रेड फोर्ट बनाने के लिए। तो ऐसी चीजें जो है हम लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से दिखाई देती है। वैसे हम लोग कुछ और चीज देख सकते हैं, किसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा। अब हड़प्पा और मोहनजोदारो हर किसी ने अपने बुक में या फिर अपने जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा हुआ है। तो भाई इससे पता क्या चलता है? हम लोग इसको खोद खोद के इतना बड़ा बड़ा इन लोग का विलेज सेटलमेंट निकाल लिए। व्हाट डू वी एग्जैक्टली गेट टू नो अबाउट दैट? ऑब्वियसली अब ये जब हम लोग सेटलमेंट निकालते हैं तो हर एक घर में हम लोगों को कुछ कुछ चीजें जो है दिखाई देती है, एंड वो चीजों से हम डिराइव करते हैं कि इनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ भाई एग्जैक्टली होती कैसी थी। अगर घर बड़े साइज के हैं एंड कुछ घर छोटे साइज के हैं तो मतलब डिवीजन इन द सोसाइटी था, हायरार्की इन द सोसाइटी थी। तो गरीब बंदा छोटे घर में रहेगा, अमीर बंदा जो बड़े घर में रहेगा। वैसे ही हर एक घर में हम लोगों को कुछ पॉटरी मिली है। अब कुछ कुछ पॉटरी उसके ऊपर डिजाइन नहीं है, कुछ कुछ पॉटरी के ऊपर बहुत ही बढ़िया वाली पेंटिंग करके रखी है। तो ऑब्वियसली ये क्या शो करता है कि सोसाइटी में बेसिकली एक अमीर सेक्शन था, एक गरीब सेक्शन था। देर आफ्टर फिर इन इसके साथ साथ जो है जो इनके घर के खिलौने हमको मिले हैं वो मेल खिलौने जो है ज्यादा थे। जैसा बुल का फिगर हो सकता है, देर आफ्टर फिर टाइगर का फिगर हो सकता है। तो ऐसे जो बेसिकली खिलौने हैं यही यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों को दिखाई दिए हैं।
एंड दैट क्लियरली टेल्स अस कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी भाई। तो ये सारा चीज आपको तभी पता चलेगा जब आप इंक्वायर करोगे फ्रॉम द पास्ट इवेंट। एंड वैसे ही कुछ लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास है। लिटरेरी सोर्सेस में भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे ओरिएंटेशन लास्ट सेशन में। मैंने आपको बताया बेटा कि टेक एन एग्जाम्पल महाभारत इटसेल्फ। अगर मैं महाभारत उठाऊं पढ़ूं एंड पढ़ने के बाद अगर मैं देखूं कि भाई लिखा हुआ है तो सच ही है, तो भाई ऐसे तो इतिहास नहीं होगा। दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल की जो मानते कि भाई महाभारत सच में था और ये बुक जो है ये बेसिकली सही में अच्छे तरीके से लिखी गई थी और ऐसा कुछ एंशिएंट पास्ट में था भी। बट जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल की पढ़ाई करोगे एंड ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग इट इन एकेडमिकल साइंस मैनर, एंड फिर एकेडमिकल साइंस मैनर में पढ़ना मतलब क्या करना, देन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। क्या चीज देखनी पड़ेगी कि भाई ये वाला जो ये है दैट इज बेसिकली बुक है वो सही में हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने इसको पढ़ा, हमको पता चला भाई इंद्रप्रस्थ वाला एरिया है। ऑब्वियसली आज के अराउंड दिल्ली के अराउंड आपको इंद्रप्रस्थ दिखाई देगा। हस्तिनापुर वाला एरिया, यस हस्तिनापुर वाला एरिया भी मेरठ में हमको दिखाई देता है। एंड वैसे ही फिर अभी हम लोग अगर बात करें तो गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब गुरु द्रोणाचार्य का गांव दैट इज गुड़गांव, तो ये भी हम लोग को दिल्ली के अराउंड दिखाई देता है। बट कृष्ण भगवान जो है या फिर श्री कृष्ण वासुदेव यादव, ही वॉज अ लीडर ऑफ द वृष्णि ट्राइब। भगवान तो आज हम उनको मानते हैं, एक जमाने में ही वॉज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन। अब उन्होंने बीच के पूरे वॉरफेयर के बीच में रथ रोका और एक दिन पूरा का पूरा जो अर्जुन को प्रवचन दिया। इज इट फिजिबल? एब्सोल्युटली नहीं। एंड ऐसा फिर भगवत गीता जो है वो महाभारत या फिर कुरुक्षेत्र के वॉर में लिखी गई होगी क्या? एब्सोल्युटली नहीं। बिकॉज ये हो ही नहीं सकता कि एक ट्राइबल वॉरफेयर में आपने अपना चैरियट रोका है, वो भी एक पूरे दिन के लिए, और आप प्रवचन दे रहे हो। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये आपको चीज कब पता चलेगी? जब आप इंक्वायर करोगे। एंड यही इंक्वायरी जो है दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी पास्ट सोर्सेस हम लोग को करने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल है। एंड यही आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेज से जब आप बेसिकली इंक्वायर करते हो या फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको कुछ थियरीज मिलती है। ये थियरीज जो है बेसिकली आपको इंटरनेशनल मार्केट में रखनी पड़ती है, एकेडमिक्स में रखनी पड़ती है। एंड जब मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियन वो थियरी को सही माने तब जाके वो बन जाता है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एंड अगर वो मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियन वो थियरी को सही नहीं मानते हैं तो पार्ट ऑफ माइथोलॉजी बन के रहता है। एंड माइथोलॉजी मतलब क्या? कुछ ऐसे पास्ट इवेंट जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो वो हुए हैं या नहीं हुए इसके ऊपर डाउट है, डिबेट है। वो चीज हम लोगों को यूपीएससी में नहीं पढ़नी रहती है। बट कुछ ऐसे इवेंट जो वेरीफाइबल भी है, जिनके ऊपर एम्पल अमाउंट ऑफ द एविडेंसेस अवेलेबल भी है, एंड फिर उसको मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियन सच भी मानते हैं, तो ऐसे वाले जो इवेंट है उनको आप बेसिकली किस में लेके आओगे? तो हिस्ट्री। एंड यही हिस्ट्री जो है जो अल्टीमेटली वेरीफाइबल एविडेंसेस से प्रूव की गई है वो हमको पढ़नी होती है। अब ये चीज हम लोगों ने लास्ट ओरिएंटेशन में देख ली थी। एंड फिर ये लास्ट ओरिएंटेशन के बाद आज जो सेकंड ओरिएंटेशन जो हमारा रहेगा ये इसी के ऊपर रहेगा। अब ये पास्ट के ये जो सोर्सेस हैं आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी हमको देखने हैं। आज हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करेंगे और देखेंगे कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो पहले ढूंढे कैसे जाते हैं, एंड ढूंढने के बाद जो है बेसिकली इनसे हम लोगों को जो डाटा मिलता है वो डाटा डिराइव कैसे किया जाता है। एंड आफ्टर जो फ्राइडे को ओरिएंटेशन रहेगा, एज यू नो कि हम लोगों का कल ओरिएंटेशन नहीं है, फ्राइडे को नेक्स्ट ओरिएंटेशन रहेगा, उसमें हम लोग लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टुडे। आज हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखने हैं, तो आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बातें जो है वो करते हैं थोड़ी। तो सबसे पहले जो है आज का जो लेक्चर रहेगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर ही रहेगा। नॉट टॉकिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है वो हमेशा से ही सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको पास्ट इवेंट का वेरीफाइबल करना है या फिर पास्ट इवेंट आपको देखने हैं तो आपके पास दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल एंड आफ्टर एक लिटरेरी। बट लिटरेरी सोर्सेस मतलब रिटन रिकॉर्ड। एंड रिटन रिकॉर्ड मतलब आपको सही में लगता है क्या कि इंसान ने पहले ही दिन से लिखना पढ़ना जो है चालू कर दिया होगा? एब्सोल्युटली नहीं। कोई ना कोई तो एक बंदा एंशियंट पास में रहा ही होगा जिसने ये लिखावट वाली जो चीज है वो इन्वेंट की होगी। और उस टाइम पे ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं चलते तो हम लोग को नहीं पता है किसने किया है। बट वी डू नो फॉर श्योर कि एक जमाना ऐसा भी था ह्यूमैनिटी में कि वो जमाने में इंसानों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। मोस्ट प्रॉब्ली जो बातें भी किया करते होंगे वो साइन लैंग्वेज से ही करते होंगे, या फिर जो एनिमलिस्टिक लैंग्वेज है, जैसे एनिमल एक दूसरे के साथ बात करते हैं वैसी वाली लैंग्वेज में लोग बात करते रहेंगे। तो दैट्स जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको रिटन रिकॉर्ड लगेंगे, उसके भाई वेरीफाइबल एविडेंसेस लगेंगे। एंड सिंस दिस रिटन रिकॉर्ड या फिर वेरीफाइबल एविडेंसेस
ये ह्यूमैनिटी में बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है, हार्डली 3 से 4 हजार साल पहले ही ह्यूमैनिटी ने पढ़ना लिखना जो है सीखा है। तो दैट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑलवेज बिकम इम्पोर्टेंट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो इसके 3 कैटेगराइजेशन हम लोग को दिखाई देते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री एंड एक है प्रॉपरली हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको रिटन वेरीफाइबल एविडेंसेस लगते हैं, तो जब से आपके कंट्री में राइटिंग चालू हुई ये वाला पार्ट बन जाता है हिस्ट्री। एंड फिर उसके पहले वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब वो वाला पार्ट जब इंसान को बेसिकली पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू रीड, ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू राइट, एंड इन दैट कैपेसिटी जब पढ़ना लिखना आपको आता ही नहीं है, जब रिटन एविडेंसेस आपके पास है ही नहीं, लिटरेरी एविडेंसेस आपके पास है ही नहीं, तो ये पर्टिकुलर पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिकम्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। आपने कुछ कुछ चीजें सुनी भी होंगी, जैसे आपने सुना होगा कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, ये सारे एजेस जो है इसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड में डालते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड इन द सेंस दैट कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी लिटरेरी एविडेंसेस जो है वो थे ही नहीं। एंड लिटरेरी एविडेंसेस जब नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ पेंटिंग छोड़ी है, इन लोगों ने हमारे लिए कुछ केव्स छोड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ छोटे मोटे सेटलमेंट पैटर्न जो है वो छोड़े हुए हैं, तो वही हम लोगों को देखने पड़ते हैं एंड उससे हम लोग इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव करते हैं। नाउ प्रोटो हिस्ट्री है, ये वाला वो पार्ट है जब आपके सिविलाइजेशन में पढ़ना लिखना जो है वो नहीं आता था, बट बाहरी सिविलाइजेशन जो है उनको पढ़ना लिखना आता था एंड उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ चीजें लिख के रखी है। तो इसको आप बोलोगे प्रोटो हिस्ट्री, मतलब वेरीफाइबल एविडेंसेस तो है, रिटन एविडेंसेस तो है, बट वो आपकी सिविलाइजेशन के नहीं है, किसी बाहर के सिविलाइजेशन के हैं। इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री जो है बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है। तो हड़प्पा वाला जो पीरियड है ये बन जाता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। एंड ये हड़प्पा वाले पीरियड में ही अल्टीमेटली हम लोग को दिखाई देता है कि हड़प्पा के लोगों को इतना पढ़ना लिखने का नॉलेज जो है वो नहीं था। इन्होंने कुछ कुछ लिखावट हमारे लिए छोड़ के रखी है, बट वी आर नॉट एबल टू रीड इट। हम लोग को पता नहीं कि इन्होंने लिख के क्या रखा है। एंड दैट्स हड़प्पा का ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, मतलब उन्हीं के टाइम पीरियड में एक दूसरा बाहरी सिविलाइजेशन था, दैट वाज मेसोपोटामिया। ये इराक के अराउंड का एक सिविलाइजेशन है, एंशिएंट पीरियड में बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। एंड फिर यही सिविलाइजेशन ने हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ लिख के रखा है। इन्हीं की वजह से हमको पता चला कि हड़प्पा जो है वो खुद को मेलुहा करके बुलाया करते थे। ये मेलुहा इज द एक्चुअल वर्ड, हड़प्पा तो हम इनको बोलते हैं कि हड़प्पन लोग थे, बट हड़प्पन खुद को क्या बोलते थे, मेलुहा करके बुलाया करते थे। तो दैट्स बेसिकली इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रहेगा तो उसके भी ऐसा कोई रिटन वेरीफाइबल एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, एटलीस्ट इंडिजीनियस देसी, बाहर के तो है। एंड दैट्स इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो वो इम्पोर्टेंट ही है। एंड फाइनली वैदिक सिविलाइजेशन जब इंडिया में चालू हुआ, दैट इज ऋग्वेदा। आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट रिटन लिटरेचर है हमारे कंट्री का। तो ऋग्वेदिक पीरियड ऑनवर्ड फिर हम लोग को पता है कि भाई ये लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। एंड दैट्स जो एक्चुअल हिस्ट्री हमारी जो चालू होती है वो चालू होती है वैदिक एज ऑनवर्ड। बट वैदिक एज चालू कब हुआ, रफली 1500 बीसी। ये एडी बीसी के कंसेप्ट हम लोग लास्ट ओरिएंटेशन में देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो 1500 बीसी की अगर हम लोग बात करें तो आज से रफली 3500 साल पहले, एंड 3500 साल पहले से अगर ये रिटर्न लिटरेचर चालू हुआ है तो ऐसा नहीं है ना कि भाई 3500 साल पहले से इंडिया में लोग है। इंडिया में लोग तो लाखों साल पहले से है। तो ऑलमोस्ट इंडिया में जो पहला एविडेंस ऑफ द लिविंग मिला है वो मिला है 2 लाख बीसी का, मतलब आज से रफली 2 लाख साल पहले से लोग इंडिया में रह रहे हैं। एंड उसमें से सिर्फ 3500 साल ही हुए हैं इंसानों को लिखना चालू करते हुए। तो दैट्स 99% ऑफ आवर हिस्ट्री जो है ये हम लोगों को पता कैसे चलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता चलती है। एंड दैट्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे मेजॉरिटी और मेजर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री जो है हम लोगों को क्या चलता है, पता चलता है। एंड यही मेजर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है ये बेसिकली सिंस इट इज डिस्कवर्ड वाया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो दैट्स ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एग्जैक्टली क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड सिंस दिस इज द ओरिएंटेशन, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखना है। लेटर ऑन जब हम एक्चुअल लेक्चर में जाएंगे एंशिएंट एंड मीडियल के, तब तो इसको इलेबोरेटली हमको जाके पढ़ना ही है।
बट आपको ऊपर ऊपर से हमेशा आइडिया होनी चाहिए, उस सर में हमेशा ये चीजें घूमती रहनी चाहिए वेन एवर यू आर स्टडिंग। तो जो आप पढ़ रहे हो वो सच है या नहीं है, या फिर किसी हिस्टोरियन का कहना है, इसको कोई काउंटर है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। यू नीड टू इनकलकेट दैट थिंग इनसाइड यू। दैट्स ये ओरिएंटेशन जो हम लोग ले रहे हैं। एंड दैट्स आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पता होने चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर हिस्ट्री हम लोग को सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही पता चलती है। एंड दैट्स फिर ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते क्या है भाई? तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो फिर दो टाइप के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमको दिखाई देते हैं। एक होता है एक्सप्लोरेशन एंड देयरआफ्टर एक होता है एक्सकैवेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब बेसिकली जमीन के ऊपर की, दैट इज बेसिकली ऑन लैंड अगर आपने कोई डिस्कवरी कर ली, सिंपल। ऑन लैंड डिस्कवरी मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमारे पास। एग्जाम्पल इन द सेंस दैट कि से फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूपा के बारे में आपने कभी सुना होगा ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सांची स्तूपा जो है अशोका ने बनाया है, ये आज हम लोगों को पता हुआ है। बट ये वाला जो स्तूपा है 1875 के अराउंड जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम करके ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम काफी बड़ा है, इनके बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे भी हम लोग। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो अलेक्जेंडर कनिंघम बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सांची वाला एरिया वहां पे घूम रहा था, तो इसको बेसिकली स्ट्रक्चर दिखा, दैट इज बेसिकली सांची स्तूपा, जो एकदम ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में था। एंड इट वाज अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने फिर अल्टीमेटली ढूंढ के निकाला कि ये जो मड माउंट जो है, दैट इज स्तूपा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में अशोका ने बनाया हुआ स्तूपा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? एक्सप्लोरेशन बोलोगे। एक्सप्लोरेशन मतलब बेसिकली आप ऑन लैंड मतलब जमीन के ऊपर वाली चीजें जो है वो ढूंढते हो। एंड ऑन लैंड जमीन के ऊपर की चीजें जब बेसिकली आप ढूंढोगे तो उसको आप वही बोलोगे, दैट इज एक्सप्लोरेशन। एंड दूसरा होता है एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन का मतलब क्या है कि आपने जमीन के अंदर कुछ खोदा, एक बड़ा सा खड्डा खोदना चालू कर दिया, एंड खड्डा खोदने के बाद आपको उसके अंदर जो है कोई चीज मिल गई, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्सकैवेशन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अगर आपको फाइंड करने हैं या फिर ढूंढने हैं, तो एक तो आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, मतलब जमीन के ऊपर जा जाके जो है चीजें ढूंढनी पड़ती है, या फिर आपको एक्सकैवेशन करना पड़ता है, मतलब जमीन के अंदर जो अगर आप खोदोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। तो दिस इज समथिंग दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन, जिसको आप बेसिकली क्या बोलोगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। एंड ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है अगर ये बेसिकली आप देखोगे तो इसकी वजह से फिर हमको मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। सबसे पहले जो है बेसिकली हम लोग को मल्टीपल कल्चरल एविडेंसेस जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, बेसिकली आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में हूँ मैं बेसिकली। तो गुरुग्राम या फिर गुड़गांव जो है बेसिकली काफी ओल्ड शहर या फिर ओल्ड सिटी मानी जाती है। इसका अर्लीस्ट रेफरेंस हम लोग को महाभारत में ही दिखा दिया है। गुरुग्राम मतलब गुरु द्रोणाचार्य का गांव, एंड ऑब्वियसली यही गुरुग्राम अल्टीमेटली गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरुग्राम या फिर गुड़गांव जो है ऑब्वियसली महाभारत टाइम की सिटी है, तो काफी ओल्ड है ना। से फॉर एग्जाम्पल अब चल रहा है 2023, तो वी आर ओवर हियर। अब गुड़गांव जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे आपको स्काई राइजर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है बेसिकली दिखाई देंगी। बट गुड़गांव हमेशा से इतना बड़ा शहर तो था नहीं। एक जमाने में ये विलेज एग्रेरियन लेवल का ही तो सेटलमेंट था। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो गुड़गांव किसी को पता भी नहीं था किधर है, इतना छोटा विलेज था। एंड दैट्स फिर अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने अगर चीजें ढूंढना चालू की, नीचे खोदना चालू किया, तो मुझे कोई ना कोई तो ऐसा एविडेंस दिखाई देगा जहाँ पे बेसिकली क्या है, देन पूरा का पूरा एक फार्मिंग कल्चर जो है मुझे दिखाई देगा। तो मैं ये कंक्लूड तो कर सकता हूँ ना कि गुड़गांव एक जमाने में विलेज सेटलमेंट था, जो लेटर ऑन क्या हुआ? अग्रेरियन सेटलमेंट बना। बिकॉज जब मैं वर्टिकली खोदना चालू करता हूँ मुझे ये एविडेंसेस दिखाई देंगे जमीन के ऊपर, देर आफ्टर जमीन के नीचे थोड़े बहुत क्या मिलेंगे मुझे? अर्बन लेवल के एविडेंसेस मिलेंगे, अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे ही मैं नीचे नीचे जाऊँ मुझे कोई ना कोई तो रूरल बेस्ड एविडेंसेस जो है वो भी मिलने क्या होंगे? चालू होंगे। अब से फॉर एग्जाम्पल मैं और थोड़ा नीचे गया, और थोड़ा नीचे गया तो समवेयर अराउंड मुगल वाला पीरियड जो है, ये मुगल वाला पीरियड जो है इसमें मुझे क्या मिलेंगे? बहुत सारे वॉरफेयर के एविडेंसेस मिलेंगे। बिकॉज दिल्ली के बाहर वाला साइट है गुड़गांव, और कुरुक्षेत्र पानीपत से लग के गुड़गांव जो है बेसिकली प्रेजेंट है। हार्डली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुरुक्षेत्र पानीपत एंड गुड़गांव में। एंड दैट्स बेसिकली यहाँ पे आपको वॉरफेयर बेस्ड एविडेंसेस दिखाई ही देंगे। कोई ना कोई तो आपको एक तो हथियार मिलेगा, या फिर गड़े हुए जो बेसिकली स्केलेटन जो है वो दिखाई देंगे।
एंड दैट्स वी कंक्लूड कि भाई अग्रेरियन सेटलमेंट के पहले ये जमाने में या फिर ये पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो है मीडिएवल इंडिया था, वॉरफेयर बेस्ड एलिमेंट जो है वो हम लोग को क्या है दिखाई दिए हैं। एंड वैसे ही मैं जैसे जैसे और नीचे चला जाऊंगा देन ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, देन ऑब्वियसली एक जमाने में ये पर्टिकुलर एरिया में जो ट्राइबल लोग रहते थे एंशियंट टाइम में उसके भी एविडेंसेस दिखाई देंगे। तो ट्राइबल कल्चर के क्या मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने ये वर्टिकल एक्सकैवेशन चालू किया, वर्टिकल मतलब सीधा नीचे, तो मुझे क्या पता चला कि गुड़गांव जो है उसमें कोई एक ही सिंगल कल्चर नहीं है, गुड़गांव में मल्टीपल कल्चर है। एक जमाने में ये अर्बन है, उसके पहले ये रूरल था, उसके पहले ये जो है बेसिकली मीडिएवल वॉरफेयर बेस्ड था, एंड उसके पहले ये ट्राइबल एरिया माना जाता था। एंड ऐसा ये पर्टिकुलर साइट को मैं क्या बोलूंगा, इसमें मुझे मल्टी कल्चर जो है मिले हुए हैं, तो ये मल्टी कल्चरल साइट जो है वो बन गई है। तो मल्टी कल्चरल साइट बेसिकली क्या है, गुड़गांव है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कल्चर या फिर अलग अलग कल्चरल पैटर्न जो है वो हम लोग को दिखाई दिए हैं। एंड यही अलग अलग कल्चरल पैटर्न के वजह से आई हैव कंक्लूडेड कि गुड़गांव जो है क्या है, मल्टी कल्चरल साइट है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई और साइड लूँ, अपने एक और साइड इंडिया में कभी सुनी होगी, दैट इज बेसिकली राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है बेसिकली हड़प्पा की लार्जेस्ट साइट है। ना अगेन राखीगढ़ी अगर मैं आज देखूं तो ऑब्वियसली आज 2023 चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रूरल अग्रेरियन सेटलमेंट मुझे दिखाई देता है। एंड आफ्टर राखीगढ़ी में जब एक्सकैवेशन हुए तो राखीगढ़ी में हम लोगों को डायरेक्टली हड़प्पा का टाउन दिखाई दिया है। तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब राखीगढ़ी वाले एरिया में एक जमाने में हड़प्पा के लोग रहा करते थे, उसके बाद में ये एरिया डेजर्ट हो गया, मतलब लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया। एंड लोगों ने जैसे यहाँ पे रहना छोड़ दिया तो उसके बाद लोग जो है बेसिकली यहाँ से निकल के चले गए, तो उसके बाद में एज सच कोई भी एक मेजर सेटलमेंट पैटर्न राखीगढ़ी में नहीं दिखाई दिया है। ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ये वाला एरिया जो वापस से थोड़ा सा रूरल सेटलमेंट के तौर पर ऊपर आना चालू हुआ। एंड दैट्स फिर राखीगढ़ी क्या होता है, राखीगढ़ी में बस हम लोगों को सिंगल कल्चर ही दिखाई देता है, दैट इज हड़प्पन कल्चर। तो गुड़गांव या फिर गुरुग्राम जो है ये क्या है, मल्टी कल्चरल साइट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग कल्चर दिखाई देते हैं, अर्बन, रूरल, मीडिएवल वॉरफेयर एंड देयर आफ्टर इवन ट्राइबल। जबकि राखीगढ़ी में अगर हम लोग जमीन से नीचे जाते हैं तो हमको बस क्या दिखाई देता है, डायरेक्टली एक्सकवेशनरी एविडेंसेस, मतलब डायरेक्टली राखीगढ़ी की सिटी ही दिखाई देती है। एंड दैट्स जब राखीगढ़ी की ही सिटी आपको दिखाई देगी तो ये क्या हो गया, सिंगल कल्चर साइट, मतलब यहाँ पे भाई सिर्फ हड़प्पा का कल्चर ही एक क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स जब आपके जब साइट आप देखोगे तो एक तो सिंगल कल्चर साइट हो सकती है या फिर मल्टी कल्चरल साइट हो सकती है ना। सिंगल कल्चर एंड मल्टी कल्चर में फिर कुछ मेजर कल्चर होते हैं, कुछ माइनर कल्चर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गुड़गांव की ही बात करें तो ट्राइबल कल्चर क्या है, माइनर कल्चर है। तो गुड़गांव जो है वो माइनर कल्चर की भी साइट थी कि मतलब इनके बारे में पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गुड़गांव मुगलों के टाइम पे भी था, तो ऑब्वियसली गुड़गांव मेजर कल्चर की साइड भी है, बिकॉज मुगल कल्चर इज वन ऑफ द मेजर कल्चरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जिनका एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन इंडिया के ऊपर रहा है। एंड दैट्स मुगल्स जो है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। तो गुड़गांव मेजर कल्चरल साइड भी है, माइनर कल्चरल साइड भी है। एंड वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हड़प्पा देखूं तो हड़प्पा जो है बेसिकली अगर मुझे मिला हुआ है तो राखीगढ़ी जो है वो मेजर कल्चरल साइट है ना। कुछ कुछ ऐसी साइट भी जो होती है जिनको आप बोलोगे माइनर कल्चरल साइट, माइनर कल्चरल साइट भी आपको दिखाई देंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंडिया में रूरल एरिया में दिखाई देते हो, रहते हो, तो आपके एरिया के आजू बाजू में आपने कभी ना कभी तो न्यूज सुनी होगी, यार वो उसका खेत था, वो खेत में उसने जब नीचे थोड़ा सा खड्डा खोदा तो उसमें बेसिकली 1000 साल पहले की एक मूर्ति उसको मिली। या फिर बेसिकली अगर खेती बाड़ी में उसने अगर बेसिकली जब हल चलाया तब उसको कुछ ह्यूमन स्केलेटन मिले, तो ऑब्वियसली वो वाले एरिया में भी एक जमाने में लोग रहते थे, बट ऑब्वियसली वो कल्चर या फिर उनका जो बेसिकली एरिया है वो माइनर था। एंड दैट्स वो क्या बन गया, फिर माइनर कल्चरल साइट बन गया। ये अक्रॉस इंडिया आपको दिखाई देगा, बिकॉज इंडिया ऑलमोस्ट 3,500-4,000 साल से एक हैबिटेटेड कंट्री है, हर जगह पे इंसान रहते हैं। एंड ऐसा फिर हर एक एरिया जो है वहां पे आपको कोई ना कोई तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने ही वाले हैं। एंड दैट्स अगर आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले तो ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपके एरिया में भी लोग रहते ही थे। ऐसा नहीं है ना कि मुगलों के टाइम पे सिर्फ दिल्ली में ही लोग रहते थे, या फिर जब कुरुक्षेत्र का वॉरफेयर हुआ महाभारत के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में ही लोग रहते थे, पूरे इंडिया में तभी भी लोग रहते थे। बट ऑब्वियसली कल्चर जब हम देखते हैं तो कल्चर सिर्फ और सिर्फ मेजर कल्चर जो होगा ये वही होता है जिसका एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन इंडिया के ऊपर रहा है।
माइनर कल्चर जो है बेसिकली क्या है, देन ऑब्वियसली वो वाला कल्चर है जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसके एविडेंसेस हमको मिलते तो है बट हम लोग इनके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है. तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मल्टी कल्चर, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर एंड thereafter माइनर कल्चर. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. अगेन इन अ नटशेल ये कल्चर होता क्या है, कल्चर इज बेसिकली नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ द होमोजीनियस पीपल. आज आप इंडियन हो, मैं इंडियन हूँ, बिकॉज हमारा कल्चर बाय एंड लार्ज सेम है, हमारे ईटिंग पैटर्न सेम है, हमारी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन बाय एंड लार्ज सेम है. तो एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल है भाई. एंड फिर यही कल्चर जो हम लोगों को एंशिएंट टाइम का पढ़ना है. तो मौर्यंस का अपना कल्चर था, गुप्तास का अपना कल्चर था, सुल्तान का अपना कल्चर था और बादशाहों का अपना कल्चर था. एंड दैट्स जब आप इनके बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकालने की बातें करते हो तो पहले यू नीड टू डिग इन. एंड डिग इन करने के बाद जो है आपको अलग अलग कल्चरल एविडेंसेस जो है दिखाई देंगे. एंड ये अलग अलग कल्चरल एविडेंसेस जब आपको दिखाई देंगे तो उससे आप बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव कर सकते हो. एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि जब मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करता हूँ तो एग्जैक्टली होता क्या है. इसमें ये एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सकैवेशन क्या होता है, एंड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन एग्जैक्टली किए कैसे जाते हैं. एक्सप्लोरेशन सिर्फ ढूंढो, एक्सकैवेशन मतलब आप क्या करो, देन ऑब्वियसली आप एक खड्डा बनाना चालू करो एंड देयर आफ्टर खोदो खोदो एंड देखो कुछ एविडेंसेस नीचे जमीन के नीचे आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं. अगर दिखाई दे रहे हैं देन ऑब्वियसली इट इज गुड. तो आपको कोई ना कोई तो कल्चर दिखाई देगा एंड फिर वो कल्चर में जो एविडेंसेस आपको दिखाई दिए हैं उससे यू कैन डिराइव कि वेदर इट वाज अ मेजर कल्चर या फिर माइनर कल्चर. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. तो एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन के साथ साथ ये डिफरेंट कल्चर एंड देयर आफ्टर प्री हिस्टोरिकल एज एग्जैक्टली होता क्या है. एंड दैट्स बेसिकली जब आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड ये सारी चीजें जब करोगे तो आपको कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन जो है ये एक्सकैवेशन में दिखाई देगी. तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो गाइस. ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार. अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा तो बताओगे. टेक अ मिनट. ओके, एंड कुछ भी अगर डाउट होगा तो यू विल लेट मी नो. क्लियर है, चलो परफेक्ट, गुड. बट स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा तो आई वेट फॉर अदर पीपल. एक मिनट का आई गिव यू अ ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है, सो दैट यू कैन टाइप योर डाउट्स. ठीक है, चलो क्लियर क्लियर परफेक्ट गुड. हाँ ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सकैवेशन. कुछ नहीं है, देखो कैसे होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सकैवेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप खड़े हो तो दिस इज बेसिकली गुड़गांव, जहाँ पे आपको बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर अभी दिखाई देंगे 2023 में. इसके नीचे आप खोदना चालू करोगे तो ये होता है बेसिकली वर्टिकल. वर्टिकल मतलब सीधा नीचे. एंड ऑब्वियसली वर्टिकल जाओगे तो आपको यहाँ पे कभी ना कभी तो मुगलों वाला पीरियड दिखाई देगा. एंड मुगल्स पीरियड में से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई तो एक बड़ा सा स्केलेटन का एक ये मिला, स्केलेटन्स मिल गए. तो मिलने के बाद आप थोड़ा सा जो वर्टिकल एक्सकैवेशन बंद करोगे, आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन चालू करोगे, जिससे होगा कि आपको पता चलेगा कि ये साइट या फिर एक्सटेंट जो है मुगलों के टाइम पे ये कितना था. एक्सटेंट जैसे ही आपको पता चला कि मुगलों के टाइम पे भाई ये इसका एरिया का एक्सटेंट कितना था, फिर आप ये वाला एरिया जो है हटाओगे, इसको बेसिकली कहीं ना कहीं तो सेव करोगे और वापस से वर्टिकल एक्सकैवेशन जो है चालू करोगे. अगेन आपको कभी ना कभी तो यहाँ पे एक ट्राइबल सिविलाइजेशन जो है दिखाई देगा. एंड फिर ट्राइबल सिविलाइजेशन आपको जैसे ही दिखाई देगा आप वापस से क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन जो है वो चालू करोगे. हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन से आपको पता क्या चलेगा कि भाई एक्सटेंट कितना है वो साइट का. एंड देयर आफ्टर वर्टिकल एक्सकैवेशन से आपको क्या पता चलता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कल्चर, कि भाई यहाँ पे कौन से कल्चर जो है वो थे. तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन. ओके यस, ठीक है. इस कल्चर जस्ट द ग्रुप ऑफ द होमोजीनियस, नॉट इंडिजीनियस. इंडिजीनियस मतलब देसी,
होमोजीनस मतलब बेसिकली हैविंग फिक्स सेट ऑफ द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस. ओके, तो इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ द होमोजीनस पीपल. ओके, thereafter, हाँ सर, हाउ कम दिस एविडेंस हैज गॉट बरीड सो डीप इनटू द अर्थ. इसके लिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो है बेसिकली आपका जो है बेसिकली डेजर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है. मतलब अगर कोई एक साइट जो डेजर्ट होती है, जिसको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी जमना जो है वो चालू हो जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया गॉट बरीड डाउन अंडर द सॉइल. गॉट इट? यस, तो दैट्स बेसिकली ये सारी चीज़ें जो इतने डीप चली जाती है, बिकॉज अर्थ पे एयर इज देयर, एयर के साथ साथ माइक्रो पार्टिकल्स आर देयर. अगर बेसिकली अगर जमीन के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो यूज नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे वहां पे धूल मिट्टी जमना चालू हो जाती है, एंड धूल मिट्टी जमने के बाद धीरे धीरे वो पूरा का पूरा एरिया जो है मिट्टी के अंदर दफन हो जाना चालू हो जाता है. ओके, ओके, या ठीक है, परफेक्ट, गुड. प्रोटो हिस्ट्री में भी इंडियन को लिखना नहीं आता था, नहीं आता था, बट इन्होंने क्या लिखा वो हम लोग को नहीं पता. अगर हरप्पन पीपल की अगर हम लोग बात करें तो लेटर ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जाएंगे तो इन डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने कुछ लिखावट के एविडेंसेस छोड़े तो है हमारे लिए, बट वी रियली डू नॉट नो कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या लिखा है. अभी तक उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है. स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है मतलब उन्होंने जो एविडेंसेस छोड़े हैं वो हम लोगों को अभी तक डिसाइफर नहीं करने आए हैं, हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं. ओके, यस. इरोड भी हो जाती होगी, यस एब्सोल्युटली, ह्यूमन बॉडी इरोड होती है, बट ऑब्वियसली बिल्डिंग हो सकती है, या फिर घर के अंदर रखी हुई जो बेसिकली मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, पॉटरी हो सकती है, वो इरोड नहीं होगी. अगर कोई लकड़ी की चीज है तो लकड़ी की चीज जो वो इरोड हो सकती है, या फिर कोई पेरिशेबल कमोडिटी, अब घर के अंदर फ्रूट रखे थे आपने, वो इरोड हो सकते हैं. हर एक चीज इरोड नहीं होती ना. पर ओके, ओके, या एनीथिंग गाइस टिल योर सोफा. यहाँ तक और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे? Yes, clear everything. I'll still give you a minute. अगर कोई भी डाउट रहेगा then just type it out. Okay? क्लियर है, राइट? परफेक्ट, गुड. चलो, परफेक्ट, गुड. तो बेसिकली अब ये वाली चीज हम लोगों ने पढ़ी क्यों? बिकॉज अगेन एंड अगेन वही चीज आपको याद रखने की, पास्ट इवेंट जो है उसको हम लोगों को एनक्वायर करना है. एनक्वायर करना है मतलब क्या करना है? तो भाई ऑब्वियसली पास्ट से हम लोगों को कुछ चीजें जो है डिराइव करनी की, क्या सच है क्या नहीं है, एंड क्या सच है क्या नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिकॉज आप आज के टाइम का ही पॉलिटी देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गलती करता है तो मानता है क्या? नहीं मानता है. देयरआफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताने में यकीन करता है, तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मीडिया है, सब जगह पे आपको इंडिया अच्छा अच्छा ही दिखाई देगा. बट ऐसा नहीं है ना कि कोई भी एक कल्चर जो होता है उसमें सारी अच्छी चीजें ही होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है. एंड पॉलिटिकल सिस्टम तो हमेशा हाइड करने की ही कोशिश करते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुछ बुरी चीज है ही नहीं भाई. बट ऑब्वियसली जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको वो बुरी चीजें भी देखनी है. बिकॉज अगर मुगल कोलैप्स हुए हैं, देर आफ्टर फिर सुल्तान कोलैप्स हुए हैं, गुप्ता कोलैप्स हुए हैं, मौर्यंस कोलैप्स हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल डीके था, इंटरनल गड़बड़ थी, जो इन्होंने कभी दिखाने की कोशिश ही नहीं की या फिर छुपाने की पुरजोर कोशिश की है. एंड हम लोग को वही तो ढूंढ के निकालना है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स. एंड फिर ये निकालोगे कब? जब आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पता रहेंगे, एंड जब आपको लिटरेरी सोर्सेज जो है वो भी पता होंगे ना. इसके ऊपर भी एग्जाम्पल ले लो कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाभारत लिखूं, तो महाभारत का कहना है कि भाई हस्तिनापुर जो है वहां पे भाई ले 50-50 100-100 मंजिल ऊपर की जो है बेसिकली इमारतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़ों के पैलेस थे. देर आफ्टर ये सिटी इतनी बड़ी थी कि अगर एक दूसरे से दूसरे तो जगह पे अगर चल के जाना है तो आपको कम से कम 8 से 10 दिन जो है बेसिकली लगते थे. अब ऑब्वियसली अब लिख के रखा है, हम तो सच मानते हैं, ऑर्डिनरी इंडियन महाभारत है भाई, कैसे क्रिटिसाइज करेंगे. बट हिस्टोरियन तो ढूंढेंगे ना. तो हिस्टोरियन ने देखा भाई, पढ़ा कि चलो महाभारत में लिखा है कि हस्तिनापुर काफी बड़ी सिटी थी, तो अगर हस्तिनापुर काफी बड़ी सिटी है तो हम लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी तो देखने पड़ेंगे ना हस्तिनापुर में. तो ना हस्तिनापुर में हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल एक्सकैवेशन कैरी आउट करेंगे. भाई अभी 2023 है, इन लोगों का कहना है महाभारत का कि भाई 3000 बीसी के अराउंड जो है महाभारत हुआ था. तो हमने तब तक नीचे खोदा जब तक हमको एविडेंसेस दिखते नहीं दिखते हैं. एंड अल्टीमेटली 3000 बीसी के अराउंड हम लोगों को एक नॉर्मल विलेज सेटलमेंट जो है वही यहाँ पे दिखाई दी है. तो जब नॉर्मल विलेज सेटलमेंट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली जो डाटा बुक में लिखा है वो तो भाई मैच नहीं हो रहा है. एंड जब डाटा मैच नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है? कि ये डाटा लेटर पीरियड में जानबूझ के डाला गया हुआ डाटा है.
तो आज के टाइम पे अगर आप ब्राह्मण लोगों को या फिर पंडित लोगों को जाके पूछोगे तो हस्तिनापुर के बारे में आपको यही बताएंगे कि बड़े बड़े पैलेसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये था वो था, ऐसा था वैसा था। बट भाई वो सब झूठी चीजें हैं। एंड दैट्स वाई झूठी चीजें हम लोग को इतिहास में पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी है। एंड दैट्स हम लोगों को ये कोरोबोरेटिव एविडेंसेस जो है वो लगते हैं कि आर्कियोलॉजिकल चीजों में अगर कुछ दिखाई दे रही है तो वही चीज हम लोग को लिटरेरी सोर्सेस में कोरोबोरेटिव होनी चाहिए। मतलब वही वाले एविडेंस हमको लिटरेरी सोर्सेस में भी दिखाई देने चाहिए। एंड अगर लिटरेरी सोर्सेस में कोई चीज लिखी हुई है तो वही एविडेंसेस हमको आर्कियोलॉजी में भी तो दिखाई देने चाहिए। तो अगर आज मैं अगर दिल्ली के बारे में लिखूं तो मैं दिल्ली के बारे में लिखूंगा कि भाई सेंट्रल एरिया में एक ल्यूटेंस दिल्ली है, वहां पे बड़े बड़े बंगले हैं, एक राष्ट्रपति भवन नाम की चीज है। अब 1000 साल बाद अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हुआ एंड किसी ने दिल्ली में एक्सकेवेट किया तो उसको कोई ना कोई तो एविडेंसेस रेड फोर्ट का दिखाई देगा, ल्यूटेंस दिल्ली का दिखाई देगा, एंड इवन राष्ट्रपति भवन का दिखाई देगा ही देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुक में जो लिखा है वो ग्राउंड में आपको दिखाई ना दे, बिकॉज सच लिखा हुआ है। एंड वही चीज जो है बेसिकली हेल्प करती है आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। तो किसी ने अभी सवाल पूछा था कि व्हाई आर वी इवन कंसिडरिंग वर्टिकल आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, इज बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज अगर अर्थशास्त्र हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, महाभारत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड इवन हम लोगों को मल्टीपल अदर सोर्सेस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके कोई ना कोई तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमको दिखाई देने चाहिए, तभी हम उसको सच मानेंगे। वरना हम लोग फिर ये इंक्वायरी कैसे करेंगे ना? इंक्वायरी तो हो ही नहीं सकती भाई। फिर तो आपने जो बुक में लिखा है वो मान लिया, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। एंड दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड विद इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अगर हम लोग बात करें कि हमने नीचे खोद खोद के कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, तो खोदने के बाद हम लोग इसमें एग्जैक्टली जो है सर्च क्या करते हैं? तो वैसे सर्च जो है हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बट दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है विद इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ऑब्वियसली अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल होता तो अपने आर्कियोलॉजी ढूंढने के बाद या फिर आर्कियोलॉजी करने के बाद आप वहां पे क्या ढूंढोगे? एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप वहां पे ह्यूमन स्केलेटन ढूंढोगे, जिससे डीएनए निकाले एंड डीएनए से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लें। बट हिस्ट्री में हम लोग को ह्यूमन स्केलेटन का क्या ही फायदा? वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट हो, मेटलर्जिस्ट मतलब आप मेटल का स्टडी कर रहे हो, तो आपने खोदा खोदा एंड आफ्टर ये देखने की कोशिश करके भाई कौन सा मेटल मिल रहा है। बट वी आर नॉट मेटलर्जिस्ट, वी आर हिस्टोरियंस। एंड हिस्टोरियंस में फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? एक तो कॉइन्स देखने पड़ेंगे या फिर आपको इंस्क्रिप्शन देखने पड़ेंगे। एंड यही चीज जो आज हम देखेंगे कि जब हम लोग खोदते हैं तो खोदने के बाद जो बथेरे एविडेंसेस मिलते हैं, ये बथेरे एविडेंसेस में से कुछ कुछ एविडेंस हिस्टोरियंस के लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हिस्टोरियंस ही एविडेंसेस जो उसको ढूंढने की कोशिश करते ही करते हैं, जिसमें अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली क्या है? देन ऑब्वियसली कॉइन्स है। टॉकिंग ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ना? कॉइन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल टुडेज इंडियाज कॉइन। अब ये इंडिया का एक कॉइन है, राइट? ये जो कॉइन जो है आपको दो टाइप का दिखाई देगा। सबसे पहला वाला जो कॉइन है ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का कॉइन इंडिया में आपको दिखाई देता है, एंड देयर आफ्टर एक सिल्वर कॉपर का कॉइन जो है बेसिकली आपको दिखाई देता है, बराबर। सो फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए आप कॉइन लो, 2 रुपए का कॉइन लो जो सिल्वर का होता है। बट अगर आप 5 रुपए का कॉइन लोगे, 10 रुपए का कॉइन लोगे, 20 रुपए का कॉइन लोगे, तो ये कॉपर सिल्वर मिक्स मेटल जो है वो रहते हैं। अब इसके अलावा जो है ये कॉइन के ऊपर हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ये कॉइन्स के ऊपर आपको हमेशा से गांधी का फोटो दिखाई देगा। गांधी का फोटो नहीं दिखाई दिया तो इंडिया का रॉयल एनसिग्निया, एनसिग्निया मतलब बेसिकली राज मुद्रा होता है। एनसिग्निया इंडिया का क्या है? तो 4 लायन, अशोक स्तंभ का सेट जो लिया था तो 4 लायन वाला सिंबल है, आपको दिखाई देगा ही देगा। देयर आफ्टर आपको इसमें जो है बेसिकली एक स्क्रिप्ट दिखाई देगी। एक स्क्रिप्ट मतलब कोई ना कोई तो चीज लिखी हुई जो है दिखाई देगी। एंड फिर ये जो रिटर्न या फिर लिखी हुई चीज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी हो सकती है। इसमें आरबीआई का नाम हो सकता है, या फिर बेसिकली अगर 75th एनिवर्सरी जैसे आजकल के कॉइन के ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव छप के आता है, तो भाई कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या होती है? देन दिखाई देती ही देती है। एंड देयर आफ्टर एक चौथे टाइप का अलग टाइप का कॉइन जो है आपको इंडिया में घर घर पे दिखाई देता है, जो बेसिकली गोल्ड कॉइन है, जिसके ऊपर एक तो लक्ष्मी की बेसिकली क्या होती है? मूर्ति होती है, या फिर कोई ना कोई तो गॉड से एसोसिएटेड सिंबल जो है वहां पे होता ही होता है। इफ यू आर हिंदू देन लक्ष्मी रहेगा, इफ यू आर इस्लाम देन मोस्ट प्रोबेबली वहां पे बेसिकली आधा चंद्र एंड फिर इसके ऊपर का जो स्टार मार्क जो है वो रहेगा। बट ये रिलीजियस सिंबल जो है वो आपको कॉइन्स के ऊपर दिखाई देंगे ही देंगे। नाउ से फॉर एग्जांपल 1000 साल बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी कोलैप्स हो गई, इंडिया खत्म, अमेरिका खत्म, पाकिस्तान खत्म, एंड फिर तब के जो ह्यूमंस हैं उन्होंने एक्सकैवेशन करना चालू कर दिया।
एंड फिर उनको बेसिकली ये कंट्री मिली। अब उनको तो नहीं पता ना ये इंडिया है, बिकॉज सब कुछ खत्म है। तो हाउ विल दे डिराइव द नॉलेज कि भाई इंडिया नाम की एक कंट्री यहाँ पे थी। तो ऑब्वियसली कॉइन्स जो है दे ऑलवेज एक्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हम लोग को इससे मिलेगी। तो वो लोग जब ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नागालैंड, वहां पे ये सेम टाइप के कॉइन्स दिखाई देते भाई। एक तो सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉपर कॉइन है, जिसके ऊपर गांधी या फिर मतलब एक टकला इंसान है, बॉल्ड हेडेड पर्सन है, या फिर बेसिकली 4 लायन का एक सिंबल है। तो उन्होंने ये डिराइव कर लिया कि भाई ये लोग जो है पॉलिटिकली सिंगल यूनिफाइड क्या है, कल्चर है। तो इट इज अ पॉलिटिकल कल्चर फॉर देम कि ये एक ही लोग है एंड ये पूरा एरिया एक जमाने में किसी एक ही पॉलिटिकल एंटिटी के अंडर जो है रहा है। तो आपको एक एक्सटेंट ऑफ द कंट्री जो है उसमें पता चलता है, बिकॉज जैसे ही आप गुजरात से उस तरफ जाओगे पाकिस्तान में, कॉइन सिल्वर के भी मिलेंगे, वहां पे भी कॉइन्स कॉपर के मिलते हैं, बट उनमें जिन्हा का फोटो है। तो वो लोग वही सोचेंगे कि भाई एक टोपी वाला पर्सन है भाई वहां पे, उनको थोड़ी ना पता जिन्हा कौन है, बट एक टोपी वाले पर्सन का इमेज है, मतलब वो कल्चर अलग हो गया, ये कल्चर हो गया अलग। तो एक आपको एक पॉलिटिकल एक्सटेंट जो है वो कॉइन से पता चलता है कि भाई एग्जैक्टली पर्टिकुलर एरिया कौन से राजा के अंडर जो है वो रहा होगा। वैसे ही फिर दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है सोशल सोशल इंफॉर्मेशन, इन द सेंस दैट कि कॉइन्स के ऊपर जो है मैक्सिमम इमेजेस जो है वो मेल लोगों की है। फीमेल की कॉइन्स जो है आपको यूजुअली कभी मिलती ही नहीं, या फिर बहुत रेयरली ही मिलेगी। एंड दैट्स अगर कॉइन्स के ऊपर मैक्सिमम इमेजेस अगर मेल के है, तो आपकी सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है भाई। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के एविडेंसेस आपको दिखाई देंगे, दैट इज पुरुष प्रधान सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो आपको दिखाई देगी। तो मतलब डेली बेसिस पे घर से लेके आउटर स्फीयर, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्फीयर पे मैन जो है उसी का बोलबाला ज्यादा है, या फिर उसका डिसीजन जो है वो मैटर करता है। तो सोसाइटी के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देती है। इट ऑल्सो शोज दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इन बिटवीन जेंडर, मतलब मेल एंड फीमेल जो है उसमें फीमेल को एक इंफीरियर पोजीशन है भाई सोसाइटी में, मेल को हायर पोजीशन है। वही हम लोगों को जो है बेसिकली इकोनॉमिकल पोजीशन या फिर इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ से मिलती है। इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि भाई ये पर्टिकुलर कंट्री में या फिर ये पर्टिकुलर कल्चर में, अब बेसिकली जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात, ये कल्चर है उनके लिए, उनको नहीं पता ये इंडिया है। बट ये कल्चर में हम लोग को दिखाई दिया कि हाउस होल्ड बेसिस पे गोल्ड कॉइन अवेलेबल है भाई। बट जब हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो गोल्ड कॉइन कोई सर्कुलेशन में यूज नहीं करता है। सर्कुलेशन में यूज जो है बेसिकली सिल्वर कॉइन है एंड आफ्टर कॉपर कॉइन है। एंड उसमें भी एक बेसिकली हम लोग को ट्रेंड दिखाई देता है कि सिल्वर कॉइन जो है धीरे धीरे क्या हुआ है, ये बेसिकली डाउन हो गए हैं, एंड कॉपर कॉइन जो है बेसिकली ये थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि इकोनॉमिकल पोजीशन जो है सोसाइटी की वो वीक है। वीक क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर हैवी मेटल, बड़ा मेटल सिल्वर है, उसको रिप्लेस कर रहा है कॉपर से, तो मतलब सिल्वर मेटल जब गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एक जमाने में इंडिया ऑर्डिनरी गोल्ड कॉइन जो यूज करता था, एंशियंट टाइम, मिडियल टाइम में दिनार कॉइन इंडिया में चलते थे, और वो नॉर्मली सर्कुलेट होते थे, मतलब मार्केट में आप बेसिकली एक दिनार देके कुछ चीजें खरीद सकते थे। बट आज होते हैं क्या, नहीं होता है, बिकॉज गोल्ड जो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। वही चीज अब सिल्वर के साथ हो गई है कि सिल्वर जब बहुत ही ज्यादा महंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड इट, तो गवर्नमेंट क्या किया, कॉपर के ऊपर शिफ्ट हो गया। और यही ट्रेंड हम लोग को एंशियंट इंडिया में भी दिखा है, मीडियल इंडिया में भी दिखा है। हर एक एम्पायर जब हम लोग पकड़ेंगे, जब एंशियंट मिडियल में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो हम लोग को उनके कॉइन से पता चलती है। एंड गवर्नमेंट मतलब कोई भी सुल्तान, बादशाह, सम्राट, राजा, उनके लिए बड़ा हेडेक है कि सोसाइटी में कॉइन्स डाले तो कौन से डाले। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हमको ये डिटेरियोरेशन दिखाई देता है कि राजा की हैसियत जैसे जैसे कम हुई, मार्केट में से गोल्ड कॉइन पहले खत्म हुए, सिल्वर कॉइन फिर खत्म हो गए, एंड अल्टीमेटली कॉपर कॉइन धीरे धीरे जो है खत्म होने चालू हो गए। बिकॉज गवर्नमेंट अफोर्ड भी तो करना चाहिए ना, ये सारी चीजें मार्केट में से खरीदनी पड़ती है आपको। तो ये मेटल जब आपके कंट्री के जब डिटेरियोरेट होते हैं तो उसके एविडेंसेस भी आपको दिखाई देंगे, एंड फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि भाई कंडीशन अच्छी है या फिर बुरी है। एंड आफ्टर आपको वो पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर के बारे में भी बहुत सारी चीजें जो है ये कॉइन से पता चलती है। कि आपको अगर घर घर पे बेसिकली लक्ष्मी एंड आफ्टर फिर ये रिलीजियस सिंबल वाले कॉइन मिलते हैं, तो फिर वो लोग डिसाइड कर लेंगे 1000 साल बाद की, देखो भाई ये इंडिया नाम की जो कल्चर है या फिर ये पर्टिकुलर कल्चर जो है, इसमें दो टाइप के लोग हमको दिखाई देते हैं। एक एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल दिखाई देता है जिनमें बेसिकली इमेज वर्शिप नहीं हो रही है।
तो रिलीजियस सिंबल अपने कॉइन के ऊपर डालते हैं, और एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें इमेज वर्शिप भाई हो रही है, एंड फिर ये इमेज वर्शिपर बेसिकली अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, एंड आफ्टर ये जो बेसिकली सिंबल वर्शिपर जो है ये अलग ग्रुप ऑफ पीपल है। तो मतलब टू डिफरेंट कल्चर जो है ये हम लोग को यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको आज हम लोग हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं। बट इसके साथ साथ इसमें सोसाइटी में हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब मल्टीपल रिलीजन जो है वो एक साथ आके रह रहे हैं। एंड कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी ये एक अर्बन सोसाइटी होती है, डेवलप सोसाइटी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के कॉइन से आप डिराइव कर सकते हो। एंड फिर यही वाली इंफॉर्मेशन हम लोग को एंशिएंट टाइम में भी तो देखनी रहती है कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल पोजीशन वो सोसाइटी की क्या है। एंड यही वाले कॉइन, जैसे इंडिया का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अगर कोरोबोरेट करोगे टू द एंशिएंट पीरियड ऑफ द टाइम, देन आपको दिखाई देगा। अगेन ये जो है बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट कि ये जो है बेसिकली पंच मार्क सिल्वर कॉइन है। पंच मार्क सिल्वर कॉइन जो है इसका इंग्लिश नाम है, ये जो पर्टिकुलर कॉइन है इसको एक्चुअल में बोला जाता था सतनाम कर्षपना एंड आफ्टर पना। ये इंडिया के अर्लीस्ट लेवल के कॉइन्स हैं जो हम लोगों को वैदिक पीरियड ऑनवर्ड दिखाई देने चालू हुए। बट ऑब्वियसली अब ये वाला अगर कॉइन आप देखोगे देन ये कॉइन के सिंबल से हम लोग को एज सच इंफॉर्मेशन जो है नहीं दिखाई देती। बट स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड हम लोगों को इंडिया के जो एक्चुअल कॉइन जो है वो दिखाई देने चालू हुए। जैसे दिस पर्टिकुलर कॉइन जो है ये गोल्ड कॉइन है, किसका? देन कुषाण का। तो एम्पेरर कुषाण हुआ करता था एक जमाने में, हमको ये बीच में जो कुषाण की इमेज भी दिखाई दी है, आजू बाजू में आपको दिखाई देगा स्क्रिप्ट भी है। एंड यही कॉइन के पीछे वाले साइड में गौतम बुद्धा का इमेज हम लोगों को दिखाई दिया है। तो इससे हमने वही डिराइव कर लिया कि भाई एम्पेरर कुषाण कैसा दिखता था, उसका ड्रेसिंग पैटर्न कैसा है, तो उससे हम लोग को सोसाइटी की कुछ इंफॉर्मेशन मिली, लैंग्वेज सोसाइटी में कौन सी चल रही थी। एंड अगर कॉइन के पीछे अगर गौतम बुद्धा का इमेज है देन ऑब्वियसली फिर ये सोसाइटी जो है बाय एंड लार्ज बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाली सोसाइटी जो है वो रहेगी। एंड यही पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन जो है ये हम लोगों को कॉइन से मिलती है। एंड दैट्स जब आप वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करते हो तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन में आपको कुछ कुछ एविडेंसेस जो वो देखने पड़ते हैं। एंड यही एविडेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जो होता है दैट इज बेसिकली कॉइन्स। एंड ये कॉइन्स हम लोगों को ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देती है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। ऑब्वियसली हर एक ईरा में जब हम जाएंगे एंशिएंट एंड मीडिएवल में, तब ये कॉइन्स को इलेबोरेटली हम लोग को देखना भी है, पढ़ना भी है। एंड फिर ये कॉइन्स हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में वर्टिकल एक्सकैवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन क्या होता है, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन में हम क्या ढूंढने की कोशिशें करते हैं। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो, आई विल गिव यू अ मिनट। अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा आपका देन फिर बताओगे दोस्तों। ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, टेक अ मिनट, अगर कुछ भी डाउट होगा तो बताओगे। क्लियर है, चलो परफेक्ट, गुड। बट स्टिल लेट्स वेट फॉर अदर पीपल, अगर उनको कुछ डाउट होगा तो बताएंगे वो। ओके चलो परफेक्ट। ओके चलो क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। ठीक है सर, इस एरिया से यूपीएससी में क्वेश्चन ना, ये ऐसे वाले सवाल मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा, दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड। पहले पढ़ने पे ध्यान दो, सिंपल है, राइट। आपकी जो स्टडी मेथोडोलॉजी जो है उसको आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में 300 प्लस ऐसे ही नहीं आते बेटा, सिंपल है। तो पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो,
ये वाला जो चीज अगर आप करोगे ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, देन आपसे बड़ा फिर बेवकूफ लड़का कोई नहीं है यूपीएससी में। यही आप करते हो एंड फिर इसी की वजह से आपकी जिंदगी में कभी प्री भी नहीं निकलती है। यूपीएससी ने पिछले साल जो पूछा है मैं वही इस साल वापस से वही वही वाली चीजें जो है करूंगा। तो डोंट डू दैट काइंड ऑफ द थिंग। पहले अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, बिकॉज क्वेश्चन कैसे आने वाला है ना ये किसी को नहीं पता। अगर वो पता रहता तो शायद मैं यहाँ पे ना रहता, मैं आज आयस बन जाता, राइट। कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में कोई भी बंदा जो आपको बोलता है ना कि पीवाईक्यू देखो और उसका जो बेसिकली वैसे वाला ही पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, इट इज ऑलवेज गुड टू डू द पीवाईक्यू, बट दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। जब आपने सब कुछ चीजें पढ़ी है तब जाके आप पीवाईक्यू देखो, बिकॉज आपने सब पढ़ा है एंड आफ्टर पीवाईक्यू से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी विच विल हेल्प यू इन एग्जाम। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पहले प्रोसेसेस को समझो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाओ, एंड एक बार पढ़ाई के ऊपर आपका जब होल्ड आएगा तब जाके फिर ये वाली चीज है जो आपको करने की, कैसे टाइप के सवाल आएंगे कैसे नहीं। बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क यू लिटरली एनीथिंग आउट ऑफ दिस। उनका कोई मान धर्म ईमान थोड़ी ना है भाई, राइट। एंड यूपीएससी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो वो वाले गेम पे हम लोग को जाना ही नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और क्या होगा और कैसे होगा। पहले चीजों को समझो। अगर आपने समझ लिया जो मैंने आपको समझा कि कॉइन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो कल सवाल आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉइन्स ऑफ द मुगल पीरियड। तो भले ही आपको मुगल पीरियड में क्या कॉइन्स होते थे, दैट इज दिनार, कॉपर टंका, सिल्वर जितल, ये नहीं पता है तो भी आप एक जनरली कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन वहां पे लिख के आ ही सकते हो कि पॉलिटिकल ये इन्फॉर्मेशन, सोशल ये इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिकल ये इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल ये इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलवेज। ओके, यस, परफेक्ट, गुड। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, तो उसके पे पहले जाएंगे एंड फिर समझेंगे ना स्क्रिप्ट एंड आफ्टर इंस्क्रिप्शन का जो डिफरेंस है वही अब हम लोग को देखना है। दैट इज वी आर गोइंग फॉर द इंस्क्रिप्शंस ओनली, राइट। तो अब इंस्क्रिप्शंस के ऊपर ही जाना है। ओके, या एनीथिंग गाइस टिल हियर सो फार? हाँ हाँ, is there a definite possibility that every data given in books have archaeological sources? Yes, it should be ना, shouldn't it be? Tell me Naman, right? It should be like that only। कि अगर मैं बता रहा हूँ कि इंडिया जो है बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है और इंडिया से बेहतरीन कंट्री पूरे दुनिया में कोई नहीं है, अब आपने बुक में लिया बट बोगस चीज है। एवरीबडी नो कि चाइना इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, एवरीबडी नो कि भाई अमेरिका इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है और वो ज्यादा बेटर कंट्रीज है इंडिया से। तो आपने जो बुक में लिखा है वो गलत लिखा है ना, फिर तो सिंपल है। अब लिखने के लिए तो हम वही लिखते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन, इंडिया इंडिया से बेहतरीन कंट्री आपको कोई नहीं दिखाई देगी, बट ऐसा तो है नहीं ना दोस्त, राइट। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो यही वाली चीजें तो आपको ढूंढनी है एंड हर एक बुक में आपको वाली जो गड़बड़ जो दिखाई देगी ही देगी। तो दैट्स अ कोरोबोरेटिव एविडेंसेस जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस मतलब क्या, कि अगर एक चीज एक पर्टिकुलर बुक में लिखी हुई है तो ऑब्वियसली हमको वही चीज दूसरे वाले बुक में भी दिखाई देनी चाहिए। वही वाली चीज जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अराउंड भी हम लोग को दिखाई देनी चाहिए। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, या ओके, परफेक्ट, गुड। ओके, परफेक्ट, गुड। चलो विल मूव फॉरवर्ड देन, और कोई डाउट तो दिख नहीं रहा है फिर, ठीक है। सो आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के ऊपर जाते हैं। नाउ अगेन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब आपने वर्टिकल एक्सकेवेशन, सॉरी हाँ, वर्टिकल एक्सकेवेशन एंड thereafter हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन की है, तो आप कुछ कुछ एविडेंसेस जो देखते हो, ये एविडेंसेस में अभी हमने देखा कि कॉइन्स की यूटिलिटी बहुत है, बट कॉइन्स के साथ साथ ही हम लोगों को इंस्क्रिप्शन जो है वो भी चाहिए रहता है। इंस्क्रिप्शन अगर आपको दिखाई देते हैं देन ऑब्वियसली वो सबसे बढ़िया चीज है, बिकॉज इंस्क्रिप्शन से आपको एग्जैक्टली चीजें क्या चल रही है वो पता चल जाता है। उन लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है, एंड अगर उन लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है देन उससे बेटर सोर्स कोई हो सकता है क्या हिस्ट्री का? नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाई ये इंस्क्रिप्शन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ये इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जब हम बात करते हैं तो ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब करना मतलब क्या करना? तो इंस्क्राइब करना मतलब आप एक पत्थर का प्लेट लो या फिर मेटल का प्लेट लो और उसके ऊपर खुरेड़ खुरेड़ के जो है बेसिकली कुछ कुछ लिखो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पत्थर के प्लेट है एंड पत्थर के प्लेट के ऊपर इन्होंने बेसिकली कुछ कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई है। एंड दैट्स द इंस्क्रिप्शन जो है, दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी बुक जो होते हैं या फिर जो बुक्स होते हैं दोज आर नॉट गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे टेक एन एग्जाम्पल, आज का ही इतिहास देख लो कि जब से नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए गवर्नमेंट आया है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल बुक है उसमें से मुगलों का एंड आफ्टर सुल्तानों वाला पार्ट जो डिलीट करना चालू कर दिया है। अभी के लिए तो थोड़ा बहुत रखा भी है, बट ये एक दो इलेक्शन और जीत जाए तो ये लोग बेसिकली बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं कि मुगल कौन थे एंड सुल्तान कौन थे।
तो ये गवर्नमेंट का एजेंडा होता है। एंड दैट्स वाई फिर अभी आपको 2020-21 के ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट के बुक्स दिखाई देंगे जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, उसमें सुल्तान एंड मुगल दिखाई नहीं देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि वो लोग इंडिया में नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक एजेंडा है एंड वो एजेंडा के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। एंड हिस्टोरियन के लिए यही इसी चीज के वजह से जो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। इन द सेंस दैट कि बुक तो मिला हुआ है बट उसमें लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कोई ना कोई तो एक सच जो है वो छुपाने की कोशिश भी होती है एंड सच को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश भी होती है। एंड दैट्स वाई इंस्क्रिप्शन, बिकॉज इंस्क्रिप्शन जो एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो इसमें आप बेसिकली कुछ भी चीजें रफ आउट नहीं कर सकते। रफ आउट नहीं कर सकते मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखी हुई चीज अगर कुछ रफ करके कुछ नई चीज अगर लिखनी है तो ऑब्वियसली मुझे वो दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे जो रफ करने का एविडेंस है एंड आफ्टर कुछ नई चीज जो है हम लोग को यहाँ पे दिखाई दी है। एंड दैट्स व्हाई इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड सोर्सेस, खुरेड़ खुरेड़ के अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो दिस आर कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इसमें कोई एडिशन या फिर डिलीशन लेटर ऑन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इंस्क्रिप्शन जो है उसको भी जो हिस्टोरियन है वो हमेशा से इक्वल फोकस के ऊपर रखते हैं या फिर इसको भी ढूंढने की कोशिशें करते ही करते हैं। ये इंस्क्रिप्शन के ऊपर आपको कुछ स्क्रिप्ट दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो है ये हड़प्पा के इंस्क्रिप्शन है। एज आई टोल्ड यू हड़प्पन्स ने कोई ना कोई तो चीज जो है हमारे लिए छोड़ के तो रखी है, बट छोड़ के रखने के बाद हमको ये पढ़नी नहीं आती। कैन यू रीड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज? ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज बोला जाता है, दैट इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला जाता है। ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस। एंड फिर ये स्क्रिप्ट होता क्या है कि एक लैंग्वेज होती है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट हमेशा होती है। लैंग्वेज आप बोलते हो बट उसको लिखने के लिए आपको उसकी स्क्रिप्ट लगती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स मतलब क्या? देन ऑब्वियसली ए बी सी डी से लेके जेड तक। जब तक आपको एबीसीडी नहीं आती आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। तो दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वैसे फिर हमारे पास जो है बेसिकली हिंदी लैंग्वेज भी है। एंड फिर हिंदी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली 12 खड़ी। तो ये जो 12 खड़ी जो है आपने देखा हो कि अ ब क ड जो है ये जो है बेसिकली जब तक आपको नहीं आता या फिर क ख ग घ जब तक आपको नहीं आता तब तक आपको ये 12 खड़ी या फिर हिंदी लैंग्वेज जो लिखनी नहीं आएगी। तो ये होती है आपकी लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको यूज में आती है स्क्रिप्ट। एंड ये स्क्रिप्ट जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप बेसिकली लैंग्वेज जो है नहीं लिख पाओगे। आपका स्क्रिप्ट जो है हर एक लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक भी होता है, बट ऑन दी अदर हैंड आप स्क्रिप्ट यूज करके कोई भी लैंग्वेज जो वो लिख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप चैट करते हो, व्हाट्सएप चैट पे जो है बेसिकली आप क्या करते हो, हिंदी में बात करते हो बट लिखावट इंग्लिश में होती है कि अरे यार कि ये क्या हो गया, राइट, या फिर ये क्या हो गया, सिंपल। तो ये कोई ये जो है 12 खड़ी थोड़ी ना है, ये आपने अल्फाबेट यूज किया मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट यूज की और हिंदी लैंग्वेज आपने लिख दी। तो ये वाली चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि स्क्रिप्ट जो होती है वो बस आपको लैंग्वेज लिखने में मदद करती है। हर एक लैंग्वेज का अपना एक पेक्यूलियर स्क्रिप्ट होता ही होता है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वही स्क्रिप्ट यूज करके आप वही लैंग्वेज लिख पाओ। आपको कोई भी एक स्क्रिप्ट आ गई देन वो स्क्रिप्ट जो आप बहुत बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर लगा सकते हो। आपको आज चाइनीज लैंग्वेज आती है, रशियन आती है, जर्मन आती है, ये तीनों लैंग्वेज भी आप इंग्लिश का अल्फाबेट यूज करके लिख पाओगे। वैसे अगर आपको 12 खड़ी भी आ रही है तो भी आप चाइनीज लिख पाओगे एंड आफ्टर फिर आप जो है बेसिकली रशियन जो है आपकी स्क्रिप्ट में लिख पाओगे। एंड दैट्स वाई स्क्रिप्ट का नॉलेज जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होती है तब तक लिखावटें जो है वो डेवलप नहीं होगी। एंड ये लिखावट जो हम लोगों को चाहिए इसका एविडेंस भी हम लोगों ने पहले वाली ओरिएंटेशन में लिखा था कि अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियोलिथिक लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे इमेज छोड़ के रखे। उसमें से एक इमेज अगर हम लोग ले ले कि भाई एक सेंट्रल फिगर है, उसके आजू बाजू में 5-6 लोग नाच रहे हैं, तो कोई हिस्टोरियन आके बोलेगा कि भाई ये जो है सेंट्रल फिगर राजा है, आजू बाजू में नाचने वाले लोग प्रजा है। कोई हिस्टोरियन आके बोलेगा कि नहीं भाई ये सेंट्रल फिगर जो है इसकी शादी हो रही होगी, तो शादी हो रही है इसके लिए इसके आजू बाजू में लोग नाच रहे हैं, तो कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है भाई, ये लोग ये तो इक्वल ही है, बट ऑब्वियसली अब वो थोड़ा मौज मजा है, उसकी शादी हो रही थी उसके लिए उसको भाव मिल रहा है। फिर कोई हिस्टोरियन आके बोला कि नहीं भाई इस बंदे ने कोई तो बड़ी शिकार की होगी एंड शिकार का ये सेलिब्रेशन है। ऐसे ही फिर बथेरे एक्सप्लेनेशन जो है ये एक इमेज को लेके अलग अलग हिस्टोरियन देंगे। क्यों? बिकॉज इन्होंने हमारे लिए कुछ लिखावट छोड़ी ही नहीं है। अगर ये लिख के रखते कि वो सेंट्रल फिगर कौन है भाई, उसका नाम क्या है भाई,
एंड आफ्टर हम लोग ये सर्कल बना के सेंट्रल फिगर के आजू बाजू में क्यों नाच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए हेल्पफुल ही रहता, बट इन्होंने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। एंड फिर ये रिटर्न एविडेंसेस जो है ये अल्टीमेटली फिर हमारे पास जब से आने चालू हो गए, तब से फिर हम लोगों को सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन इलेबोरेटली मिली। और ये आए कब, अभी हमने देखा था कि ये वैदिक पीरियड ऑनवर्ड जो है आने चालू हो गए। एंड मच टू योर चैग्रीन या फिर मच टू योर डिसअपॉइंटमेंट, इंडिया में हमेशा याद रखना कि जो हमारी एंशियंट या फिर ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है बेसिकली प्रकृत है। संस्कृत लैंग्वेज इंडिया में बाद में आई हुई है। द वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज जो हम लोग को पता है कि लोग बोलते थे और लोगों ने लिखना सीखा, इज बेसिकली प्रकृत। ये प्रकृत लैंग्वेज ही इंडिया की ओरिजिनल लैंग्वेज है। संस्कृत लैंग्वेज तो बाहरी लैंग्वेज है, ये आर्यन लोगों की लैंग्वेज है, एंड आर्यंस हैव माइग्रेटेड इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। एंड फिर इसके एविडेंसेस भी आपको दिखाई देंगे कि बिहार से लेके महाराष्ट्र या फिर इवन कर्नाटका तक कितनी लैंग्वेजेस चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी है, पाली है, मैथिली है, देर आफ्टर इवन हिंदी है, एंड देर आफ्टर इवन पंजाबी है, देर आफ्टर इवन यू कैन से दैट मारवाड़ी, गुजराती, मराठी। ये सारी लैंग्वेजेस जो है बेसिकली प्रकृत लैंग्वेज से ही डिराइव हुई है। एंड दैट से आपको ये सारी लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपको हिंदी आ रही है तो पंजाबी भी आप समझ ही लेते हो, हरियाणवी भी आप समझ ही लेते हो, भोजपुरी, मैथिली भी आप समझ ही लेते हो। वैसे आपको मराठी भी आती है तो भी आपको हिंदी भी समझ में आएगी, गुजराती भी समझ में आएगी, मारवाड़ी भी समझ में आएगी, एंड देयर आफ्टर सर्टन लेवल पे जो आपको भोजपुरी भी समझ में आ ही जाती है। क्यों? बिकॉज ये सारी लैंग्वेजेस जो आपको इंडिया में आज रीजनल लैंग्वेज दिखाई देती है, ये प्रकृत से डिराइव की हुई लैंग्वेज है। तो एक जमाने में प्रकृत वॉज अ पेरेंटल लैंग्वेज, एंड यही प्रकृत से अल्टीमेटली इंडिया की इंडिजीनियस लैंग्वेजेस जो वो डेवलप्ड हुई। एंड यही चीज से अल्टीमेटली आर्यंस जो इंडिया में लेटर ऑन आए थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप की, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी लोगों को आती भी नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, और पढ़ने जाओ तो डिफिकल्ट भी लगती है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज एन आउटसाइडर लैंग्वेज इन आवर कंट्री। इसके ऊपर एंशियंट में जाएंगे तो थोड़ी बातें जो करेंगे ही करेंगे। तो दिस इज बेसिकली द यूटिलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट, कि अगर ये हड़प्पन लोगों के बारे में इन्होंने जो लिख के रखा है, इफ वी कैन रीड, देन ऑब्वियसली इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो हम लोग को पता चल जाएंगी। बट कैन वी रीड इट? वी कैन नॉट रीड इट। देखो आपको अगर पढ़ने को आ रहा है तो बताओ भैया एग्जैक्टली लिखना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे, बोलना क्या चाह रहे, हमको नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगी तब तक मुश्किल ही होगी। एंड हड़प्पन के बाद ही बेसिकली लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट इंडिया में काफी ज्यादा हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज हड़प्पन पीपल जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे लिखावट सीखी, दैट इज स्क्रिप्ट बनानी चालू की, एंड लेटर ऑन यही स्क्रिप्ट का एक इवोल्यूशन प्रकृत लैंग्वेज में हुआ रहेगा। एंड प्रकृत के बाद फिर इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज आई, एंड लेटर ऑन संस्कृत लैंग्वेज जो इंडिया की मेजर लैंग्वेज बनने भी वाली थी। बट अर्लीस्ट लेवल पे इंडिया में सारी के सारे लैंग्वेजेस जो बेसिकली प्रकृत में ही चलते थे, इसके एविडेंसेस भी हमारे पास है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमको अगर किसी के मिले हुए है तो अशोकन इंस्क्रिप्शन है। एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को प्रकृत लैंग्वेज का ही एक ऑफशूट है, दैट इज पाली लैंग्वेज। ये जो है बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमको दिखाई दिया है। जैसे हिंदी का स्क्रिप्ट 12 खड़ी होता है, वैसे ही पाली एंड प्रकृत लैंग्वेज का स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इन्होंने ये लैंग्वेजेस जो लिखने चालू किए थे, और अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर तो इसके भर भर के एविडेंसेस है, इन द सेंस दैट कि अशोका ने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पिलर एंड बड़े बड़े पत्थर जो है उसके ऊपर ये लैंग्वेजेस जो है बेसिकली हमारे लिए छोड़ के रखी हुई है, जो प्रकृति में ही लिखी हुई है। एंड इससे भी आप क्लियरली डिराइव कर सकते हो कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ द प्रकृत पीपल। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो और आपको इलाहाबाद से वाराणसी जाना है, इलाहाबाद से वाराणसी अगर आपको जाना है उत्तर प्रदेश में, तो ऑब्वियसली रास्ते पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो साइन बोर्ड पे आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही दिखाई देगी। तमिल लैंग्वेज दिखाई देती है आपको, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज आपको वहां पे दिखाई देती है? नहीं। क्यों? बिकॉज इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश के बीच में किसको तमिल आती है, किसी को कन्नड़ आती है, किसको भी नहीं। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर एरिया के बीच में आपको हिंदी एंड देयर आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज के साइन बोर्ड जो है दिखाई देंगे। अशोका के इंस्क्रिप्शन के साथ भी यही था। अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन अपने लगाए हैं, बड़े बड़े पिलर एंड देयर आफ्टर बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पिलर एंड पत्थर लगाए उसने स्ट्रेटेजिक रूट के ऊपर, ताकि उसने लिखा हुआ मैसेज जो लोग पढ़ पाए। एंड अगर ये बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रूट के ऊपर पत्थर एंड पिलर रख के इसने अगर प्रकृति में मैसेज छापे हैं ऑर्डिनरी लोगों के लिए, तो ऑर्डिनरी लोगों को कौन सी लैंग्वेज आ रही है? प्रकृत लैंग्वेज ही आ रही है। एंड दैट्स द प्रकृत लैंग्वेज को इंडिया का वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज माना जाता है। बट अशोका ने सिर्फ यही लैंग्वेज यूज नहीं की,
इसके साथ साथ अशोका ने ग्रीक लैंग्वेज, अरेमिक लैंग्वेज एंड उनका स्क्रिप्ट भी यूज किया, जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे। वैसे ही फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को आउटसाइड ऑफ इंडिया के बारे में भी मिलती है, जैसे ईरान के इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, कुछ बोगजाई इंस्क्रिप्शन हमारे पास है, उसमें अर्लीस्ट लेवल का इंडिया का इंफॉर्मेशन हमको दिखाई दिया है। ये पर्टिकुलर ईरानियन इंस्क्रिप्शन में हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि 518 बीसी में इंडिया के ऊपर पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ था। मच टू योर चैग्रीन अगेन, आपको ये पता नहीं होगा कि इंडिया के ऊपर सिर्फ इस्लामिक लोगों ने ही इन्वेजन नहीं किए हैं, इस्लामिक इन्वेजन तो इंडिया में बहुत बाद हुए। इंडिया के ऊपर सबसे पहला इन्वेजन जो ईरानियन इन्वेजन है 518 बीसी में डैरियस द ग्रेट का। डैरियस के बाद फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर इंडो ग्रीक, फिर शकास, देयर आफ्टर फिर कुशाना, देयर आफ्टर फिर पहलवास, देयर आफ्टर फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट हुन्स। ये 7 मेजर इन्वेजन जो है एंशिएंट इंडिया में हम लोग को दिखाई दिए है। एंड ये 7 मेजर इन्वेजन जो एंशिएंट इंडिया में हम लोग को दिखाई दिए है, ये इन्वेजन क्लियरली टेल्स अस कि इंडिया के ऊपर बहुत सारे बाहर के लोग जो है वो आके रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इंडिया का जो कल्चर है वो हमेशा से एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है वो रहा है। अल्टीमेटली 62 डिफरेंट रिलीजन हमको एंशिएंट टाइम पे इंडिया में मिले, जिसमें से फिर एक रिलीजन इंडिया में सवाई हुआ, दैट इज हिंदू रिलीजन। तो वाली स्टोरी भी एंशिएंट में जाएंगे तब देखेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर अशोका का एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो देखो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो भी कितने फैसिनेटिंग होते हैं, या फिर इससे हमको इंफॉर्मेशन भी कैसे कैसे मिलती है। नो अशोका का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें हम लोग को बेसिकली 3 डिफरेंट बेसिकली ये जो है दैट इज इंस्क्रिप्शन है दिखाई दिया। सबसे पहले अशोका ने अपना इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर छापा है। सेकेंड इंस्क्रिप्शन हम लोगों को इसके ऊपर समुद्रगुप्ता का मिला है, जो गुप्ता रूलर है। एंड देयर आफ्टर तीसरा इंस्क्रिप्शन हम लोग को यहाँ पे मिला है जहांगीर का। एंड फिर इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको दिखाई दी है कि सबसे पहले अशोका जो है उसने अपने कुछ धम्मा के प्रिंसिपल यहाँ पे दिए हैं। अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा ये काफी सिग्निफिकेंट है। इट इज अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट दैट ही हैड गिवन फॉर द पीपल। रेदर देन कॉलिंग इट एज अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, आप इसको डायरेक्टली धमकी ही बोल सकते हो कि लोगों को धमकियां दी है उसने कुछ कि बिहेव, वॉयलेंस छोड़ो, रिस्पेक्टफुल बनो, ग्लोरी छोड़ो, ऑर्डिनरी जिंदगी जियो, बढ़िया तरीके से जियो। अगर नहीं करोगे तो मेरे ऑफिशियल आपको पकड़ के उठा के मेरे सामने लाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर अशोका के सामने प्रेजेंट किया गया, आपको राजा के सामने अगर पेश किया जा रहा है, फिर आपका क्या होगा ये आप सोच ही लो फिर। तो इट वॉज अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, और रैदर यू कैन से अ थ्रेट टू द पीपल। और वो उसने क्यों दी थी? बिकॉज अशोका के पास पूरा इंडिया आ चुका था। अशोका इज परहैप्स द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली पर्सन इन एंशिएंट इंडिया जिसके पास पूरा का पूरा इंडिया था। पूरा का पूरा इंडिया पूरे पास्ट में सिर्फ 2 ही लोगों के पास था, एक अशोका, दूसरा औरंगजेब। ये 2 ही लोग हैं जिन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर करके रखा था। एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दिस पीपल आर हेटेड पीपल इन आवर कंट्री। अशोका के खिलाफ कितनी ज्यादा हेट थी, तो लोगों ने धीरे धीरे अशोका को अपने मेमोरी से ही निकाल दिया। 1838 तक इंडिया में लोग ये मानते थे कि अशोका श्रीलंका का किंग है। इट वॉज 1838 में अल्टीमेटली ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, ये डिसाइफर मतलब पढ़ने का तरीका ढूंढने का क्रेडिट जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने के बाद ये रिविलेशन किया कि भाई अशोका श्रीलंका का किंग नहीं, आप ही का किंग है, मतलब इंडिया का ही किंग है। तो जैसे आज के टाइम पे औरंगजेब को हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री से डिलीट कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कभी ना कभी तो औरंगजेब विल बी फॉरगॉटन। एंशिएंट टाइम में अशोका के साथ ये हो चुका है। क्यों हो चुका है? बिकॉज इंडिया को उसने यूनिफाई किया। एंड जब आप इंडिया को यूनिफाई कर रहे हो तो रीजनल लोग जो है वो इस चीज को नहीं मानते हैं। ये पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है इसको, जिसके बारे में लेटर ऑन हम लोग इलेबोरेटली बात भी करेंगे। बट ये जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इंडिया का बहुत टाइम पे हुआ है, उसी के एविडेंसेस है। एंड दैट्स अशोका जो है उसने सिंस ही कैप्चर्ड एंटायर इंडिया, तो ही हैड गिवन इनडायरेक्ट थ्रेट टू द पीपल कि अब हम लोग को एक साथ रहना है। अगर आप नहीं रह रहे हो, वॉयलेंस गिव अप नहीं कर रहे हो, टॉलरेंस का एटीट्यूड नहीं ला रहे हो, ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में दूसरे रिलीजन को मार रहे हो, देन फिर आपको जो है मेरे सामने लाया जाएगा। एंड अगर आपको मेरे सामने लाया जाएगा, फिर सोचो आपका क्या होगा, राइट? तो ये अशोका का इंस्क्रिप्शन पहले है, फिर समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन है। अब अशोका का जो रफ पीरियड है इस बेसिकली 269 से लेके 232 बीसी तक। ना ये वाले पीरियड में अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब प्रकृत लैंग्वेज। बट समुद्रगुप्ता जिसका रफ पीरियड है 335 से लेके 385 एडी, तो मतलब अशोका के ऑलमोस्ट 600-700 साल बाद समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन जो सारे के सारे संस्कृत में है।
तो इससे हम लोगों को एक चीज पता चली कि एक जमाने में इंडिया में जो प्रकृत लैंग्वेज चलती थी, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस विद द संस्कृत लैंग्वेज। तो एक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री हमको दिखाई दिया है। इसके और भी एविडेंसेस हमको मिले हैं, एंशिएंट में जाएंगे तब देखेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड समुद्रगुप्ता ने ये भी क्लेम किया कि भाई उसने पूरा का पूरा इंडिया जो है वो कैप्चर किया है। बट अगेन जब जाएंगे तब देखेंगे कि अशोका अगर क्लेम कर रहा है कि उसने इंडिया कैप्चर किया, तो हम लोग को एविडेंसेस दिखाई दिए हैं। अशोका की कैपिटल साउथन में सन्नाटी थी, कर्नाटका में। हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सन्नाटी अशोका की कैपिटल है, इसके एविडेंसेस दिखाई दिए हैं। कर्नाटका तक अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसके एविडेंसेस दिखाई दिए हैं। बट जब समुद्रगुप्ता क्लेम कर रहा है, हमको ऐसे कोई एविडेंसेस दिखाई नहीं दिए हैं। एंड दैट्स अ बाय एंड लार्ज वी कंक्लूड कि समुद्रगुप्ता ने झूठ बोला है कि बेसिकली इसके पास पूरा का पूरा इंडिया नहीं रहेगा, साउथ में इसका कोई भी एविडेंस हमको नहीं दिखाई दिया है। एंड फिर ये दोनों के बाद जहांगीर जो है उसके इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं ना। जहांगीर जो है काफी फैसिनेटिंग पर्सन है। अगेन ही वाज अ लर्न मैन, तो इसने अपनी अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो मेंटेन रखी थी, दैट इज तुजुक ए जहांगीरी। ना ये तुजुक ए जहांगीरी में उसने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि व्हेन ही वाज इन दी आगरा सॉरी इलाहाबाद सराउंडिंग एरिया, प्रयागराज अलग है, इलाहाबाद अलग है। एक जमाने में प्रयागराज नाम की सिटी थी, उसके आउटस्कर्ट के ऊपर इलाहाबाद नाम की एक नई सिटी जो है वो अकबर ने बसाई। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने थोड़ा कचरा कर दिया कि इलाहाबाद ही प्रयागराज है बोल के, बट इन एनी केस दैट इज समथिंग डिफरेंट। प्रयागराज के अराउंड बेसिकली इसी का कहना है, दैट इज जहांगीर का अपने ऑटोबायोग्राफी में घूम रहा था तो उसको एक बड़ा एंशिएंट पिलर दिखा। अब ये एंशिएंट पिलर के ऊपर दो टाइप की लैंग्वेजेस है। एक लैंग्वेज है तो भाई हमको पढ़ने आती है बिकॉज संस्कृत है। अब जहांगीर के कोर्ट में संस्कृत हिस्टोरियन थे, संस्कृत स्कॉलर थे, तो उन्होंने पढ़ लिया। एंड जहांगीर ने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई समुद्रगुप्ता नाम का कोई तो एक एंशिएंट रूलर था यहाँ पे, तो उसका ये पिलर है। बट जहांगीर ने हमको एक और इन्फॉर्मेशन दी कि ये पर्टिकुलर पिलर के ऊपर एक और इंस्क्रिप्शन हमको दिखाई देता है, बट उसकी लिखावट मुझे पढ़नी नहीं आई। फिर मैंने पहले मेरे कोर्ट के स्कॉलर्स को बुलाया, उनको भी पढ़ना नहीं आया। फिर मैंने इंडिया में जो दूसरे एम्पायर थे साउथर्न एरिया में, उनके भी लोगों को बुलाया, उनके स्कॉलर को भी ये लैंग्वेज पढ़नी नहीं आई। फिर अल्टीमेटली मैंने अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर्स को बुलाया, इवन अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर को भी ये लैंग्वेज जो पढ़नी नहीं आई। एंड दैट्स फिर एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब सिंस टाइम इमेमोरेबल, कोई ना कोई तो एक किंग था एंड उसी का ये इंस्क्रिप्शन है। एंड आई गॉट फैसिनेटेड अबाउट इट। तो दैट्स फिर इसने प्रयागराज वाला पिलर है, प्रयागराज से उठा दिया और इलाहाबाद में एक रेड फोर्ट है उसके अंदर लाके रख दिया। एंड रखने के बाद उसने अपने हिस्टोरियन जो थे कोर्ट में, उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके ऊपर मेरे भी इंस्क्रिप्शन लगाओ। एंड देयर आफ्टर ही लैमेंटेड ऑल्सो कि मैंने जब ऑर्डर दिए तब ये हिस्टोरियन जो है उनके अंदर जो बेसिकली कारकुन थे जो एक्चुअल इंस्क्रिप्शन लगा रहे थे, उन्होंने एक डैमेजिंग फैक्टर कर दिया कि अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है उसी के नीचे लिखने के चक्कर में थोड़े बहुत लाइन अशोका के इंस्क्रिप्शन के डैमेज हो गए। एंड इन दैट कैपेसिटी हमको क्या पता चला कि जहांगीर का पीरियड, मतलब बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1605 से लेके 1629 पूरे दुनिया में ये जो प्रकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसका नॉलेज लॉस्ट आउट हो चुका था। एंड देयर आफ्टर संस्कृत लैंग्वेज जो वो अभी भी चल रही थी। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो है ये हम लोग को सारी की सारी कहाँ से मिलती है, तो ये सारे पिलर से मिलती है। आज आपको तो पता है कि अशोका एंशिएंट टाइम में है, समुद्रगुप्ता भी एंशिएंट टाइम में, बट अशोका के बाद है, एंड जहांगीर मिडिवल पीरियड में। ये क्यों पता है? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर हिस्टोरियन को ये चीज नहीं मिलती तो हम लोग को शायद ये चीज नहीं पता होती। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डली 200 साल पहले ही इंडियंस को नहीं पता था कि अशोका इंडिया का ही किंग है। एंड यही वाली चीजें जो है हम लोग को ये सारे इंस्क्रिप्शन में देखनी पड़ती है। एंड इंस्क्रिप्शन जो है दे ऑलवेज आर बेसिकली व्हाट देन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ आवर एंशिएंट पास्ट। ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ एंशिएंट पास्ट मतलब जब आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो इंस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ वाइटल डाटा आपको दिखाई देता है। ये वाइटल डाटा मोस्ट प्रोबब्ली कोई ना कोई तो किंग ने या फिर बड़े अमीर बंदे ने लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शंस में हमको कुछ सही इंफॉर्मेशन या फिर ट्रुथ जो है वो दिखाई देता है। आज मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थोड़े से आपको एकदम ही माइनर लगेंगे कि भाई ये तो पता ही है हम लोग को, बट आपको पता है उसके पीछे का रीजन ही वही है कि ये इंस्क्रिप्शन हमको मिले हुए हैं। अगर ये इंस्क्रिप्शन नहीं होते तो शायद से हमको नहीं पता चलता कि ये क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग क्या है, ये किंग ने क्या क्या काम किए हैं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इंडिया की कैसे हुई है, बिकॉज लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आज के टाइम पे आपको पता ही है कितने ज्यादा है इंडिया में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। एंड दैट सम्स अप आवर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो जब हम लोग पास्ट की बातें करते हैं
तो ये पास्ट में हम लोगों को यही चीजें तो देखनी है कि कुछ लिटरेरी सोर्सेस है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, जिसमें हम लोगों ने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आज देखे। नए लिटरेरी सोर्सेस जो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट ओरिएंटेशन हमारा होगा फ्राइडे को 11 AM अगेन, राइट। नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस आपके चालू करेंगे। ये वीक में मैंने 3 ही क्लास शेड्यूल किए थे, एक मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ही लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू सी कि ये लिटरेरी सोर्सेज जो हम लोगों को दिखाई दिए हैं एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसको कोरोबोरेट कैसे किया जाता है। कि अगर आप एक हिस्टोरियन की बात करते हो तो हिस्टोरियन को बस एक ही एविडेंस मिला तो उसको हिस्टोरियन कभी सच नहीं मानता है। हिस्टोरियन को वैसे और भी बथेरे एविडेंसेस लगते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में कुछ अगर ट्रूथ डिराइव किया जाता है देन उसका कोई ना कोई तो लिटरेरी एविडेंस चाहिए। अगर लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है तो कोई ना कोई तो दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमको लगेगा टू कम एट अ डिडक्शन दैट दिस इज अ ट्रू वर्जन ऑफ द हिस्ट्री। एंड जब तक वो चीज नहीं हो पाती तब तक हम लोग उसको हिस्ट्री मान ही नहीं पाएंगे। एंड अगर हम लोग उसको हिस्ट्री मान ही नहीं पाए तो उसका हम लोग को यूपीएससी में कुछ रिलीवेंस भी नहीं है। एंड दैट्स यूपीएससी का इवन जो आपका ऑप्शनल का सिलेबस जो है उसमें सबसे पहला वाला पॉइंट है सोर्सेस ही है। ये सोर्सेस समझे बिना, सोर्सेस को जाने बिना आप इतिहास पढ़ ही नहीं पाओगे। एंड दैट्स वाई ओरिएंटेशन में आज हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल देखे, अब परसों वाला जो ओरिएंटेशन होगा उसमें हम लोग लिटरेरी एविडेंसेस देखेंगे। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस। पे अब जाने से पहले अगर कोई डाउट रहेगा देन जस्ट टाइप इट आउट, अदरवाइज विल मीट अगेन ऑन फ्राइडे को 11 AM। ओके, या सो एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइस, यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो बताओगे। हाँ, क्लियर, चलो परफेक्ट, गुड। Inscriptions are also being inscribed by orders of the king. They won't be biased. Yes, absolutely. इसके लिए तो हम लोग कोरोबोरेशन ढूंढते ही है ना। तो कोरोबोरेशन चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि समुद्रगुप्ता ने लिखा तो मैंने आपको बोला हमने सच नहीं माना। क्यों सच नहीं माना? बिकॉज ऑब्वियसली साउथ में कोई एविडेंसेस नहीं दिखाई देते हैं। जहांगीर ने जो लिखा हमने उसको सच माना बिकॉज उसका एक लिटरेरी एविडेंसेस भी दिखाई देता है। जहांगीर ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ये पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन उसने डाले हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है। तो कोरोबोरेशन चाहिए भाई, कोरोबोरेशन के बिना तो हम लोग किसी को भी सच नहीं मानेंगे। ओके, यस। Why Samudragupta is considered as Napoleon of India? No, we do not consider him as a Napoleon of India. समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलने का काम जो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। एंड विंसेंट आर्थर स्मिथ ने टोटल 7 वॉल्यूम ऑन एंशिएंट इंडियन पास्ट लिखे थे। ही वाज परहैप्स द फर्स्ट पर्सन जिसने पूरे इंडिया का इतिहास जो वो लिखा था। 1900 से लेके 1905 के बीच में उसने टोटल 7 वॉल्यूम निकाले थे ऑन इंडियाज एंशिएंट पास्ट। एंड सिंस ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अबाउट इंडियाज पास्ट, उसका नॉलेज काफी लिमिटेड था। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने वही गलती की कि समुद्रगुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर, देन ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन पढ़ी और उसको सच मान लिया कि भाई समुद्रगुप्ता ने बोला है कि पूरा इंडिया उसने कैप्चर किया। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बोला कि भाई ये बंदा कभी हारा ही नहीं है, तो दैट्स ही इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। बट उसके बाद के जो हिस्टोरियन आए, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ही, उन्होंने ही बेसिकली विंसेंट आर्थर स्मिथ को इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई उसने बस लिखा और आपने उसको सच मान लिया, तो ऐसे तो गलत है ना। कोई दूसरा लिटरेरी एविडेंस, कोई दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है कि समुद्रगुप्ता ने कभी साउथ इंडिया कैप्चर किया था करके। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज फॉर द जीएस पीपल, नॉट फॉर द ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको समझना पड़ेगा कि जब विंसेंट आर्थर स्मिथ ने वो कमेंट मारा था तब उनका नॉलेज काफी लिमिटेड था। अब ऑब्वियसली 130 साल हो चुके हैं वो कमेंट को, एंड दैट्स वो कमेंट को अब हम रिफ्यूट कर चुके हैं। हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं मानते हैं। ओके, हाँ, ओके सर, अगर प्रकृत लैंग्वेज एंशियंट है तो संस्कृत और तमिल को क्यों एंशियंट? वो दोनों भी तो एंशियंट लैंग्वेज ही है, राइट। तो ऑब्वियसली जब प्रकृत डेवलप्ड हुई उसी के जस्ट 200-300 साल बाद संस्कृत लैंग्वेज आई, और संस्कृत के जस्ट 200-300 साल बाद जो तेलुगु लैंग्वेज आई। तो सारी एंशियंट लैंग्वेज है, बट एंशियंट मोस्ट या फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज इज प्रकृत। ओके, या सर अकबर की वाइफ जोधाबाई थी या जहांगीर? जहांगीर की मॉम थी जोधाबाई, कम ऑन, राइट। जोधाबाई इज बेसिकली द वाइफ ऑफ द अकबर। ओके, अकबर एंड जोधाबाई, जोधाबाई का एक्चुअल नाम हाकराबाई है। हाकरा का लेटर ऑन बिकम जोधा बिकॉज शी बिलोंग टू जोधपुर, तो जोधाबाई हो गया। तो हाकराबाई ही जोधाबाई है। एंड फिर ये बेसिकली जहांगीर की मॉम है अकबर, एंड आफ्टर जोधाबाई का बेटा है जहांगीर, सलीम। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ और डाउट रहेगा कुछ बताओगे? ओके,
क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, चलो गुड, परफेक्ट। हाँ 1500 बीसी में ऋग्वेदा संस्कृत में नहीं लिखा गया था। ऋग्वेदा जो है बेसिकली समवेयर अराउंड 200 टू 300 बीसी में लिखा गया था, 1500 में नहीं लिखा गया था। तो इनिशियल लेवल पे ऋग्वेदा वाज अ श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर इन द सेंस दैट समथिंग दैट इज रिवील्ड, समथिंग दैट इज रिवील्ड मतलब इसको बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्मेट में पास ऑन किया जाता था। एंड ओरल फॉर्मेट में पास ऑन करने के बाद समवेयर अराउंड मौर्यन पीरियड में इसके अर्लीस्ट वर्जन लिखे गए थे। तो इवन दो ऋग्वेदा को वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लिटरेचर मानते हैं, बट वो एक्चुअल में 1500 बीसी में नहीं लिखा गया था, वो लिखा गया था समवेयर अराउंड 300 से लेकर 200 बीसी के अराउंड। बट ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को 1500 बीसी की दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वो मिसनोमर। बट अगर आप हिस्टोरियन को पूछोगे तो हिस्टोरियन बाय एंड लार्ज डिडक्ट द सेम थिंग कि ऋग्वेदा के पहले इंडिया में कुछ टेक्स्ट लिखे गए थे, एंड दोज वर बेसिकली त्रिपिटका। त्रिपिटका जो बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो प्रकृत में लिखा गया था, और समवेयर अराउंड 600-700 बीसी के अराउंड ये सारी चीजें जो है वो लिखी गई थी। तो उसके ऊपर जब एंशियंट में जाएंगे तभी आपको आइडिया आएगा। मैं अभी आपको बताऊं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो विल कीप इट फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे? क्लियर? आई विल स्टिल गिव यू अ मिनट, अगर कोई और डाउट रहेगा तो यू विल टाइप इट आउट जल्दी से, अदरवाइज विल मीट ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को मिलेंगे। आई विल गिव यू अ मिनट मोर। ओके, चलो गुड, क्लियर है, राइट? सो विल स्टॉप गाइस आज के लिए, फिर टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, विल मीट अगेन देन ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो एक बार कल मतलब मंडे वाला ओरिएंटेशन है वो भी देख लोगे, उसमें मैंने आपको एक शेड्यूल भी दिया था कि अगले 10 दिन कैसे लेक्चर चलने वाले हैं। तो ओरिएंटेशन मोस्ट प्रोबेबली आपके पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डेड वर्जन में अपलोडेड है, तो उसको एक बार देख लोगे। अगर किसी ने देखा नहीं तो उसमें आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, विल मीट अगेन ऑन फ्राइडे, एंड मैंने आपको एक बेसिकली अगले वीक तक का एक शेड्यूल दे के रखा है उसमें। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा लगाना भूल गया, जस्ट स्किप माय माइंड, वरना मैं आज लगा देता यहाँ पे, बट फिर भी ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं। वो शेड्यूल जो आपको मंडे वाले लेक्चर के एंड में दिख जाएगा। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, विल स्टॉप द सेशन आज के लिए। ओके, ये क्लास की पीपीटी आपको आज शाम तक मिल जाएगी। ओके, ये वाली जो पीपीटी आपको शाम को मिल जाएगी। ओरिएंटेशन में आपको क्रक्स मटेरियल एंड हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, ये ओरिएंटेशन सेशन है, तो इसका कोई नोट्स मेकिंग वगैरह हम नहीं करवाते हैं। जो एक्चुअल लेक्चर चालू होंगे मोस्ट प्रोबेबली 25-26 के अराउंड, तो उसके ऑनवर्ड जो आपको क्रक्स मटेरियल और हैंड रिटन नोट जो सारे मिल जाएंगे। तो इसका पीपीटी जो आज रात तक अपलोड हो जाएगा। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए फिर विल स्टॉप ओवर हियर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।